मिस्टर नरेंद्र मोदी अमित शाह के राजनीतिक पूर्वज इस देश के राजनीतिक आतंकवादी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर हर कोशिश की कि वो लोग ना जाएं, हमें आजादी ना मिले, हम गुलाम रहें। और आज की तारीख में जो ठोकतंत्र कर दिया है लोकतंत्र का, ये उसी का प्रतिबिंब है। दे वॉन्ट द सेम कल्चर टू बी बैक इन इंडिया, जिसमें जैसे अंग्रेज शासन करता था, अभी काला अंग्रेज शासन करना चाहता। आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार देश भर में कहती फिरती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे। उस योजना में ये पहला क्लॉज है कि आप गरीब होने चाहिए, आपके घर में ये भी ना हो, आपके घर में वो भी ना हो, कमाई ये ना हो, फलाना ये ना हो, तब जाकर के वो 5 किलो राशन की स्कीम मिलती है। तो 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब हैं। वो देश कौन सी सुपर पावर, कौन सी इकोनॉमी, कौन सी अर्थव्यवस्था? देयर इज नो अर्थव्यवस्था, देयर इज ओनली बकबक व्यवस्था। आप अपना भला करने के नाम पे, अपने पैसे कमाने के नाम पे, अपने पार्टियों के लाभ के नाम पे देश और जनता को ना तो मूर्ख समझे और ना इतना दबाए कि जब प्रेशर कुकर की सीटी दबाओगे तो सेफ्टी वॉल्व फट जाएगा, और वो भी दबाओगे तो कुकर फट जाएगा। फिर जो बाकी देश के लोग हैं फिर खड़े होकर के इनके साथ वो करेंगे जो ये कर रहे हैं। हारेगा कौन? आम जनता नहीं हारती। आम जनता की संख्या बहुत बड़ी होती है। जिसके साथ पुलिस है वो जीतेगी, वो भी मार खाएगी। माफ करिएगा, दुनिया का इतिहास है जहां पुलिस, सेना और आम जनता में से कुछ वो सिलेक्टिव ग्रुप, जब उन्होंने देश की जनसंख्या और जनता पे अगर आक्रमण किया है तो वो हारे हैं, जनता जीती है। दर्शकों, अगर आपको इस तरह की बातचीत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा इंगेज कीजिए। और भी तरीक़े हैं हमारी मदद करने के। अगर आप हमें मजबूत करेंगे तो हम और ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम्स और ज़्यादा अच्छे गेस्ट भी लाने की कोशिश कर पाएंगे। निशान साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमें मौका देने के लिए कि आपसे हम बातचीत रिकॉर्ड करें। पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी उससे लेकर के अभी तक भारत में बहुत सारी चीज़ें और ऐसी हो गई हैं कि ऐसा लगता है कि भारत एक तरफ तो अपने आप को राइजिंग सुपर पावर की तरह प्रोजेक्ट करता है सभी ऑफिशियल फोरम्स पे, इंटरनेशनली और अदरवाइज़, और हमें भी यकीन करना चाहते हैं हम कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है फाइनेंशियली भी, और दुनिया में उसकी साख बन रही है। मगर देश के अंदर भी अगर आप देखें तो लोगों का एक फ्रस्ट्रेशन है अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ में, जो जैसा उन्हें डिलीवर करना चाहिए वैसा वो डिलीवर नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर हमारे यहाँ स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग उस तरह की नहीं हो रही है कि जो नया एंटरप्रेन्योर है, जो नए एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, उनको सब सहारा दे सके, तो फिर हमारी स्टोरी बन क्या रही है। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में और जनता के बीच जो सेंटिमेंट है उसमें। आपने क्या महसूस किया? आप लगातार सफ़र कर रहे हैं, कई सूबों में गए हैं, देखा है आपने, और ख़ुद आप गुजरात से आते हैं, तो वहाँ क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया किंतु परंतु का दोबारा हमें बुलाने के लिए। आपकी बात में ही दो अलग चीज़ें दिखाई दे रही लोगों को। एक तरफ अगर सरकार कहती है कि हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर की तरफ अग्रसर हैं, और दूसरी तरफ जो लोगों में फ्रस्ट्रेशन कूट कूट के भरा है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही नाव में नहीं चल सकती। इसका कारण जो कि हर व्यक्ति जानता है, वो आज अपने लबों से हम कह देते हैं। वो ये है, एक ही कारण है कि सरकार झूठ बोलती है। कोई इकोनॉमिक सुपर पावर इंडिया ना अग्रसर है ना कहीं है। अगर आप बैंक में पड़े नोटों का हिसाब लगा के ये कहते हैं कि बैंक बहुत अमीर है तो समझ में आता है, लेकिन उसके 90% खाता धारकों के पास शायद हर महीने लो बैलेंस का चार्ज काटता है बैंक। तो बैंक अमीर हो सकता है, खाता धारक नहीं। अर्थात हमारे देश में चंद बिजनेसमैन बहुत अमीर हैं, और वो अमीरी उनकी सरकार की देन है। अगर वो स्वयं दुनिया में compete करने निकलेंगे, 2 मिनट में धुल जाएंगे दूसरे कॉम्पिटिटर्स, जो विदेशी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने। लेकिन हमारी सरकार उन आनियों और आनियों को पैसा दे दे करके हर हाल में देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं कि कुछ पैसा लोगों के पास है। क्योंकि जब आप टोटल लगाओगे
तो देश में पैसा है, चंद लोगों के पास है, जीडीपी कई प्रकार की होती है। तो जैसे ही आप पर कैपिटा निकालते हैं तो एक आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है कि भाई देश में 100 रुपए हैं और आपने उनको 100 लोगों से डिवाइड कर दिया, सबके पास एक एक रुपया हो गया। लेकिन जब आप उसका हकीकत निकालते हैं तो 4 लोगों के पास 80 रुपए हैं और बाकी लोगों के पास मात्र 20 रुपए हैं। यानी जो एक गड़बड़ है वो इस खेल में इस तरह से है कि पैसा देश में है, चंद लोगों के पास, दिखाया और समझाया जाता है कि देश अमीर हो रहा है, बेटर हो रहा है और फाइनेंशियली दुनिया में compete करने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब आते हैं उसकी हकीकत पे। हकीकत ये है कि आज भी हमारे देश में 50% लोग गरीब हैं। सरकार कुछ भी कहे, डजंट मैटर। तो अगर देश में 50-60 करोड़ लोग गरीब हैं तो वो देश प्रोग्रेसिव कैसे हो सकता है? वो देश सुपर पावर तो बहुत छोड़िए, कुछ भी नहीं हो सकता। इकॉनमी का भट्टा बैठा हुआ ये साफ मालूम चलता है जहां इतने करोड़ लोग गरीब हों। आज भी नरेंद्र मोदी की सरकार देश भर में कहती फिरती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। उस योजना में ये पहला क्लॉज है कि आप गरीब होने चाहिए, आपके घर में ये भी ना हो, आपके घर में वो भी ना हो, आपके घर में ये ना हो, कमाई ये ना हो, फलाना ये ना हो, तब जाकर के वो 5 किलो राशन की स्कीम मिलती है। तो 80 करोड़ लोग जिस देश में गरीब हैं, वो देश कौन सी सुपर पावर, कौन सी इकोनॉमी, कौन सी अर्थव्यवस्था? देयर इज नो अर्थव्यवस्था, देयर इज ओनली बकबक व्यवस्था। मोदी जी आते हैं, टीवी पे कुछ बोल जाते हैं, किसी मंच पे किसी रैली में बोल जाते हैं और हम लोग उस चीज को, मीडिया खास करके, इस तरह से रिकॉर्ड चलाता है कि सच मान लिया जाता है, जबकि ये सच नहीं है। तो हम कोई इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। देश में पैसा एफडीआई तक का नहीं आ रहा, देश में एमएसएमई का मार्केट खत्म हुआ पड़ा है, देश में किसानी के क्या हालचाल हैं वो सबको पता है। तो अगर हम इकोनॉमिक सुपर पावर की बात करते हैं जस्ट बिकॉज केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार ऐसा कहती है, तो दैट इज नॉट ट्रू। इससे पहले की सरकार जो अभी हमारी याददाश्त में ताज़ा है बातें, उसमें हमने देखा कि बड़ी योजनाएं आती थी, बहुत सारे ऐसे कानून बने जिससे हमें अधिकार मिले। पिछले कुछ दिनों में अगर आप सरकार की किसी बड़ी अच्छी स्कीम या ऐसी कोई पॉलिसी जिससे जनता को फ़ायदा हो, अगर आपको याद आती हो तो आप एक दो मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी। ऐसा तो नहीं कि कई बार हम लोग ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, जर्नलिस्ट लोग अक्सर क्रिटिकल होते हैं, होना भी चाहिए, हालांकि उतने नहीं हैं अब तो, पहले जितने होते थे। तो ऐसा तो नहीं कि हमारी नज़र में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं। देखिए, पॉलिसीज सरकार बनाती है जनता के फायदे के लिए, स्वाभाविक सी बात है, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे वो किसानों को हो, चाहे महिलाओं को हो, चाहे आम इंसान के लिए हो। बिल्कुल पॉलिसीज इसीलिए बनाई जाती हैं, पहले भी बनाई जाती रही, अभी भी बन रही हैं। लेकिन जब आप कहती हैं कि एक ऐसा पॉलिसी बताएं जिससे जनता को खूब फायदा हुआ हो, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे हमको जनता को कम से कम 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या उनको पसंद करने वाले लोग हैं, और दूसरा जो सत्ता पक्ष के विरोधी लोग हैं। क्योंकि आजकल के डिजिटल ज़माने में जहाँ किस घर में से किस व्यक्ति ने किसको वोट किया है ये पता चलता है, तो किस व्यक्ति ने सरकार को का पक्ष लिया, कौन सरकार के पक्ष का है और किसे बेनिफिट मिल रहा है। छोटे शहरों में, गाँव में, देहातों में जहाँ सबसे ज़्यादा भारत की जनसंख्या रहती है, वहाँ पे यदि आप सरकार के कार्यकर्ता हैं, अर्थात बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं या वहाँ के सीएम को पसंद करते हैं, अपने साइकिल पे, गाड़ी पे उसका झंडा लगाते हैं, तो ही आपको वो बेनिफिट मिलता है। चाहे वो बच्चों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, चाहे घरों के लिए हो। जिस तरह से गरीबों को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री की योजनाओं से, मुख्यमंत्रियों की योजनाओं से पैसे मिलते हैं, वो बात और है कि प्रधान से लेकर के कॉरपोरेटर उसमें से अपना कट शेयर खाते हैं जी। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने वालों को वो कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलता है। क्योंकि फाइनली बजट एक बनता है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो उसको एग्जॉस्ट भी करना पड़ता है, खर्च भी करना पड़ता है, उसे बचना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज़ कंसिडर्ड नेगेटिव फॉर द गवर्नमेंट।
तो ऐसा ज़रूर होता है कि प्रोजेक्ट बनते हैं, लेकिन पहले आम जनता को बेनिफिट मिलता था, अब भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने वाले या उनके लिए काम करने वाले लोगों को ये बेनिफिट सीमित रह गया है। ये तो बहुत आरोप लगे हैं लोगों ने मतलब ये, और शायद ये हर सरकार में होता था, इस बार बहुत खुल के हुआ है, क्योंकि लोगों को लोग जाके कहाँ शिकायत करें, तो ये एक समस्या तो आई है। जितनी भी जैसे किसानों को लेकर के जो चीज़ें हुई हैं उसमें किसानों ने नाराज़गी या उनको नकार दिया कि जो आपने हमारे लिए तय किया वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह कोई और जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स हैं मान लीजिए, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं आया। जो व्यापारी वर्ग है जो ट्रेडिंग करता है, मैं तो लगातार देख रही हूँ कि ट्रेडर्स चाहे वो चांदनी चौक के हों, चाहे वो बनारस के हों, चाहे वो और किसी शहर के हों, सूरत में भी मैंने देखा, तो ये एक डिप्रेसिंग सिनेरियो तो बन रहा है। अगर आप गवर्नमेंट के फेलियर्स पर अगर हम बात करें, कोई आप लिस्ट आउट करेंगे कि गवर्नमेंट की वो फेलियर्स जो हमें मीडिया ने नहीं बताई लेकिन हैं? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर तो यही कहा जाएगा, जो बीजेपी का अचीवमेंट भी कहा जाएगा, वो ये है कि जैसे आपने ट्रेडर्स की बात करी, आपने मैन्युफैक्चरर्स की बात करी, फैक्ट्री ओनर्स की बात करी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को चलाने वालों की बात करी, तो इसमें सरकार का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि वो लोग धीरे धीरे पस्त हो गए अपनी प्रॉब्लम्स को बताते बताते, और जो कभी सॉल्व नहीं हुई। अगर ट्रांसपोर्टेशन वाले जो लोग हैं, सप्लाई मैनेजमेंट वाले, अगर आप उनको देखें तो आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले, 10 साल पहले आवाज़ उठाते थे इस अपेक्षा में कि कुछ सोल्यूशन आएगा, या पिछली सरकारों में जब यूनियंस आवाज़ उठाती थी ये अपेक्षा से कि कुछ सोल्यूशन आएगा। लेकिन ये जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, ये किसी चीज़ का सोल्यूशन न ला पाती है न लाएगी। तो वो यूनियंस भी थक गए। इसलिए जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करते हैं कि क्या फेलियर था, तो गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अनगिनत बंद हो गई। लेकिन यही तो भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट था। वो तो चाहते थे शुरू से, जब से मिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, वो ये चाहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि जितनी गरीबी हो सके इस देश में, जितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ सके, जितने ज़्यादा बिजनेस बंद हो जाएं, उतना फासीवाद में फ़ायदा होता है। लोगों को गरीब रखो, अशिक्षित रखो, कंट्रोल में रहेंगे। और वो कंट्रोल 5 किलो राशन से उन्होंने लाने की कोशिश भी की। लेकिन जो सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, मिस्टर मोदी की गवर्नेंस का, वो यही है कि हर हाल में देश को इतना गरीब बना दो, सोमालिया बना दो, इतना बुरा हाल कर दो कि लोगों के पास वैसे भी कोई उपाय नहीं और ना सरकार उपाय देगी। आज की तारीख में मैं चैलेंज करता हूं केंद्र सरकार को, 11-12 साल हो गए मिस्टर मोदी को बैठे हुए। आपने कहा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट या एक ऐसा फेलियर मिस्टर मोदी का या गवर्नमेंट का मैं गिनाऊं, मैं तो कहता हूं पूरी तरह गवर्नमेंट फेलियर है। वो लोग बेचारे एक अपना सक्सेस नहीं बता पाएंगे। टीवी पे आके या किसी रैली के मंच पे मोदी जी के भाषण को मैं सक्सेसफुल नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि कहीं वो बोल दें कि हमने इतनी रेल लाइन बिछा दी, हमने इतनी ट्रेनें बिछा दी, चला दी, हमने इतनी बिजली की तार लगा दी, इतना, ये सब कहीं मंच पे वन वे कम्युनिकेशन जैसे एनुअल जनरल मीटिंग में होता है कि एमडी साहब खड़े होकर के कुछ भी भाषण दे दें, बट यू आर नॉट सपोज टू आस्क एनीथिंग। तो मोदी जी कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एंटायर कंट्री कर दिया। वो बात और है कि आज की तारीख में भी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में ये गर्मियाँ आई हैं। अब देखिए इतनी बिजली कट रही है, उस इलेक्ट्रिफिकेशन के तार को लेकर के क्या हम झूला झूलेंगे बंदरों की तरह उस पर? अरे लोग बहुत परेशान हैं। स्मार्ट मीटर्स में 50% रेज आ गया है। उनके जो टैक्सेस वो दे रहे थे, बिल दे रहे थे, 50% बढ़ोतरी हो गई है। बहुत खुशी की बात तो ये मिली है अभी उत्तर प्रदेश से कि स्मार्ट मीटर का प्रीपेड सिस्टम उन्होंने लाल गाल तमाचा खा के बंद कर दिया है। अब वो पोस्टपेड की तरह ही चलेगा। सवाल ये उठता है कि इस तरीके के नौटंकी करके ये लोग जो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, हमारी स्कीम्स बेनिफिट फॉर द पीपल है, ये है, कहाँ गया वो नमो गंगा साफ करने का इनका प्रोजेक्ट? गंगा आज भी उतनी गंदी है। बस हाईवे बनाते जाओ क्योंकि उसमें किकबैक बहुत सॉलिड है। दुनिया का रुपया गडकरी साहब की, लोग गडकरी साहब को बहुत पसंद करते हैं
कि वो बहुत अब हाईवेज अब नहीं बनाते करते हैं। अब तो जो एक एक किलोमीटर पे इतना हजारों जाने लाखों जाने करोड़ों रुपया बीजेपी कमा रही है कि ये हाईवेज बना बना के एक्सप्रेसवेज बना बना करके ये वो खुद की प्रोग्रेस है, लोगों की प्रोग्रेस नहीं है। मैं आज भी जानना चाहूँगा इन्हीं गवर्नमेंट्स वालों से, गवर्नमेंट में बैठे लोगों से, क्या हुआ तुम्हारे किसानों की आय डबल करने का? कहाँ गए तुम्हारे ये सारे वादे? गैस सिलेंडर से लेकर के महिलाओं के उत्थान से लेके, जिन राज्यों में आज बीजेपी की सरकार स्कूल्स पे स्कूल्स बंद कर रही है किसी भी रीजन से, उनके बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? नौकरियां कहाँ हैं? तो मैं किसी भी एक स्कीम को सक्सेसफुल बताने से खुश होता यदि होती। जबरदस्ती सिर्फ कोई भाजपा प्रवक्ता टीवी पे हल्ला मचाए कि ये देखिए हमारी स्कीम, खाली स्कीम होने से कोई फायदा नहीं होता। बच्चा पैदा हो जाए और पोलियो हो तो 100 मीटर के लिए उसको तैयार नहीं किया जाएगा। बेशक क्या कहूँ, मतलब जहाँ भी देखो एक अजीब सा निराशा है लोगों के बीच में जब हम जाते हैं। मैं तो इसको काट दूंगी, लेकिन लोग बहुत बुरी गालियाँ देते हैं अब मोदी जी को। हिंदू ही लोग, मुसलमान तो चुप हो गया, वो नहीं बोल रहा है, मगर बहुत ख़राब गालियाँ, बहुत ख़राब अंदाज में प्राइम मिनिस्टर के लिए बात होती है। तो ये लगता है कि ये किस तरह का डिसल्यूशनमेंट है, कितना इनका मोह भंग हुआ है जो ये इस पर आ गए हैं। नहीं, आप इस सेगमेंट को काटिएगा मत, आप इसको रखिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को गाली जो पड़ती है वो इसलिए नहीं पड़ती कि वो कोई बुरे आदमी है, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि उनके कृत्य बुरे हैं। हमारे समाज में हर वो व्यक्ति जिसके कृत्य बुरे होते हैं वो बाहर सड़क पे गाली ही खाता है, और इसीलिए गाली जैसे जुर्म की सज़ा बहुत कम है हमारे देश में। अगर गाली सच में बुरी होती तो 5-5, 10-10 साल की सज़ा का प्रावधान होता। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है 3 महीने का, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज हमारे समाज में गालियां देना बहुत आम बात है। और फ्रस्ट्रेशन की जब आप बात करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन करने से लेके सीप इन कर गया है लोगों में, और वो एक ही कारण से किया है कि जब किसी सरकार का मुखिया जब अच्छी अच्छी बातें करता है शुरू में तो लोगों को प्रभावित करता है, और जब वो अपनी बातों को डिलीवर नहीं कर पाता तो लोग फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू होते हैं, और अंत में जब वो फ्रस्ट्रेशन एक चरम पे आ जाता है, क्योंकि डिलीवरी ऑफ प्रॉमिसेस तो बहुत दूर की बात है, बेसर पैर की बातों का अगर मुखिया बात करने लगे इतने सालों के बाद, तो बनारस हो या अहमदाबाद, चेन्नई हो या दिल्ली, ऐसा परिवार का मुखिया गाली ही खाता है। आप समाज में देख लीजिए। तो अगर भारत सरकार के मुखिया को अगर आम जनता गरिया रही है तो वो प्रतिबिंब, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी विच ही इज लीडिंग। आप और मैं नहीं लीड कर रहे। हाँ, वो कैसे बाई हुक और क्रुक पहुंचे हैं वो एक अलग स्टोरी हो सकती है, लेकिन अगर मुखिया घर में होता है, घर में अगर ऐसा कोई नालायक पिता हो जाए तो बच्चे गाली देते हैं। तो अगर देश का मुखिया अगर इतना ना लायक हो जाएगा, गाली खाएगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और ये हर व्यक्ति अपनी, जैसे कहते हैं, इज्जत और बेइज्जती उसके हाथ में होती है, तो ये भी इन्हीं के हाथ में थी। अगर इन्होंने देश के लिए, देश में और देशवासियों के लिए अच्छे काम किए होते तो ये गाली नहीं खाते। अगर इन्होंने बुरे काम किए हैं तो इन्हें उन लोगों की ज़रूरत है जिसे ये अपनी वानर सेना कहते हैं, कि सोशल मीडिया पे वाहवाही लुटवाया जाए, चाहे झूठी तो झूठी। आप इनकी उदाहरण के लिए फेसबुक के पेज पे जाइए नरेंद्र मोदी के, वो कुछ भी पोस्ट कर दें, 100-150 वो कॉल सेंटर में बैठे हुए लोग आईडी बना करके उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, जिसका कोई मीनिंग भी नहीं होता। सो दिस इज ओनली अ प्रोपागेंडा मिनिस्टर, ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। अब प्रोपागेंडा मिनिस्टर जब बहुत लंबा चल जाता है तो क्षमा के साथ गाली ही खाता
देखिए इतनी विदेश यात्राएं की, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा विदेश यात्राएं करने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो लेकिन वहाँ से विदेशों से हमारे देश के लिए क्या लाए, देश को क्या मिला? हमारे ये जो जियोपॉलिटिकल परेशानियाँ हैं जो पड़ोसी मुल्कों से हैं वो भी वैसे की वैसी हैं, उसमें भी कोई सुधार नहीं आया कि कोई हमारा अपर हैंड बन जाता। कोई हमारी देश की सुरक्षा में भी कोई ऐसा सुधार नहीं दिख रहा है कि हम चाइना से कहते कि तुम हमारे इलाकों से हट जाओ, हम कह भी नहीं पा रहे हैं। फिर उसके अलावा आप देखें कि जो MOU साइन होता है या नहीं होता उसका जानकारी होती नहीं हम लोगों को। तो एक जनता के तौर पे इतना महंगा जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा हम लोग बेयर करते हैं, हम उसका खर्च उठाते हैं टैक्स से अपने, उससे हमें क्या मिलता है हमें आज तक ये नहीं समझ में आया। फिर सिर्फ यही पता चलता है कि कुछ उनके ख़ास लोगों के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनसे वो मुनाफा कमाएंगे और नुकसान होगा तो वो जनता के बीच में बांट दिया जाएगा। मुनाफा उनका उन धन्ना सेठों का पर्सनल होगा। तो ये विदेश यात्राएं, ये कूटनीति, ये जलवा जो कहा जा रहा था कि वी हैव अराइव्ड ऑन द इंटरनेशनल फोरम्स, ये सब ख़त्म हो गया। अभी ब्रिक्स में आपने देखा, सबसे पहले तो ये है कि प्रधानमंत्री हों या दूसरे मंत्री हों, इनका खर्चा हम लोग नहीं उठाते। मैं आज ये साफ कर दूं कि देश के प्रधानमंत्री, उनके जितने बाकी कैबिनेट के मंत्री तो विदेश और ये यात्राएं जो होती हैं हम नहीं और ये उठाते। जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसका पैसा आम जनता खर्च नहीं करती। वो हमारे हलक में डाल के पैसा निकाल के खर्च करते हैं। ये पुरानी शब्दावली है दैट द टैक्स पेयर्स मनी इज गोइंग इनटू द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। आज की भाषा में कहें, आज के परिपेक्ष में कहें, तो सरकार आपके हलक में हाथ डाल के पैसा निकाल के अपनी अय्याशी पे ये मोदी और बीजेपी वाले खर्च करते हैं। अब इसको जिस भी परिपेक्ष में आम जनता समझना चाहे, हकीकत तो यही है। क्या आज की तारीख में इस देशवासी के पास, कोई भी देशवासी हो, क्या उसके पास कोई अधिकार है कि मैं इनकम टैक्स नहीं देना चाहता? क्या उसके पास अधिकार है कि मैं GST नहीं देना चाहता? क्या उसके पास अधिकार है कि मैं फलानी चीज़ का जो भी इसके सिवाय के टैक्सेशन मेथड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल डीजल पे मैं टैक्स नहीं देना चाहता? मेरे देश में कानून कहता है कि मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगा तो मुझे जेल हो सकती है। मेरे देश में अगर मैं GST, अगर व्यापारी हूं और मैं GST नहीं पे करता तो मुझे जेल हो सकती है या मुझ पे बड़े जुर्माने लग सकते हैं, मेरा धंधा बंद हो सकता है। ये ठोकबाजी कहलाती है, ये ठोक तंत्र है। दिस इज नॉट लोकतंत्र। मेरे घर में रहते हुए मेरा मन करे मैं उत्ते बल्ब जलाऊं, मेरा मन करे मैं उत्ते पंखे चलाऊं, लेकिन अगर फोर्स किया जाता है, नो यू हैव टू ब्लडी वेल डू इट, तुम मुझे टैक्स दो, जाके बंगाल में बोले कुछ भी ये दो और वो दो और वोट दो और ये दो, हास्यास्पद बातें करते हैं। लेकिन अंदर से देखें इस बात को तो ये समझ लीजिए टैक्स देना पड़ेगा। अंग्रेजों के ज़माने में जो लगान वसूल होता था, मुगलों के ज़माने में जो टैक्स वसूल होता था, उससे ज़्यादा क्रूर, उससे ज़्यादा क्रूर, कठिन टैक्सेशन सिस्टम आज की तारीख में। मोदी सरकार के पहले, इस GST के पहले मेरे पास चॉइस थी कुछ, कि अगर मैं टैक्स नहीं देना चाहता तो मैं फलां चीज़ नहीं खरीदूंगा, मैं दूसरी खरीद लूंगा। लेकिन आज की तारीख में वो टैक्स पेड आता है, मैं तो खाली भुगतान कर रहा हूं। अगर मैं जाके ओवर द शेल्फ में कुछ खरीदता हूं, उसका टैक्स पेड है। तो मेरे आम जनता के पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं इस गवर्नमेंट को पैसे दूं या ना दूं। इट विल बी टेकन आउट बाय फोर्स फ्रॉम योर पॉकेट। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये है। अब आई बात के मोदी जी दुनिया भर में घूमे, ऐसे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो चारों तरफ घूम घूम के देखिए, यू हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर मोदीज पोस्ट चाइल्डहुड एरा। ये आदमी जब घर से भागा तब से घूम ही रहा है, भाग रहा है, इधर उधर उधर इधर, कहीं टिका नहीं। हम मतलब इनकी प्राइवेट लाइफ की बात नहीं करेंगे, वो तो आम जनता जानती ही है। उसके बाद की बात करते हैं।
ये आदमी जब 18-19 साल का हुआ तब से ये भागा भागी कर रहा है, इधर उधर उधर इधर, कहीं टिक के नहीं रहा। तो इसकी आदत है, कहीं टिक के नहीं बैठ सकता। और ऐसा काम करने के लिए एक ही तरीका है, कभी यहाँ चले जाओ, फिर कहानी सुनाओ पहाड़ों में चले गए, फिर कहानी सुनाओ वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, इधर घूम गए। तो दिस मैन हैज़ अ हैबिट ऑफ रोमिंग अराउंड। घूमने का शौक तो है उन्हें। घुमक्कड़ है। अब वो शौक कहे या पुरानी मजबूरियां कहें कि घर से जब कभी सुना है कि घर से निकाल दिए गए थे तो शायद रोटी के लिए तो उधर दौड़ते थे, तो आदत पड़ जाती है। अब जब ये मुख्यमंत्री बने थे, when he became the चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तब भी यही हाल था, एक जगह कभी टिक के नहीं बैठते थे। वो बात और है कि विदेश, कई ऐसे देश थे जिन्होंने इनको वीज़ा देने से मना किया तो ज़रा झेप गए, परेशान हो गए। अब जब ये 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्योंकि प्रधानमंत्री की कैटेगरी में आ गए, तो भाई जो देश नहीं दे रहा था उसको भी वीज़ा देना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इज़ नो मोर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज़ नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इन्होंने उस चीज़ को कि यार तुमने मुझे वो नहीं दिया था वीज़ा, तुमने मना किया था, मैं देखो ज़रूर आऊँगा। ये घुमक्कड़ राम के जो शौक है, वैसे भी घर पे कोई ना बीवी ना बच्चा, कोई परेशानी तो है नहीं कि स्कूल भेजना है बच्चों को, फीस का अरेंजमेंट करना है, घर में आटा दाल चावल है या नहीं, घूमते रहो। तो ये महाशय जो है घुमक्कड़ राम है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उसको यहाँ ऐड ऑन करता हूँ कि भाई चंद धन्ना सेठों को साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे घर चलाने के लिए किसी का सहारा चाहिए होता है, इन्हें भाजपा चलाने के लिए ऐसे धन्ना सेठों का सहारा चाहिए होता है। तो ये धन्ना सेठ को सरकारी रुपया कैसे देंगे, डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, तो इस प्रकार से इनके धंधे करवाए जाएंगे धन्ना सेठों के, ताकि भाजपा को पैसा मिले। तो ये इनकी एक सिस्टम है जिसको ये फॉलो करते हैं अपने लोगों को फ़ायदा कराने के लिए, ताकि इन्हीं के लोगों को फ़ायदा हो। अपने लोग मतलब धन्ना सेठ और इन्हीं के मतलब भाजपाइयों को फ़ायदा हो। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, बाकी इन्हें देश से कोई मतलब। इस बीच में एक बड़ा तबका वो है जो हम शहरों में जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, वो कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं और उनको लगता है देश में सब कुछ ठीक है। जो आज उनके पे पैकेजेस हैं वो उनके वालिद के नहीं थे, उनके दादाजी के नहीं थे। जो नौकरी पेशा घरों से भी आते हैं, उनको लगता है कि उनके बाप ने सारी ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ी घिसी लेकिन कुछ नहीं मिला। तो ऐसे लोगों का के अंदर एक ख़ास तरह का वो है, प्लेसिबो है कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, और वही डोमिनेट करते हैं पब्लिक ओपिनियन को, सोशल मीडिया पे, एक्स पे, हर जगह। तो क्या ऐसा हो रहा है कि बाकी की जो गरीब जनता है वो गैसलाइट हो करके उसको ये भ्रम दिया जा रहा है कि नहीं कुछ अच्छा सब तरफ हो रहा है, तुम बदकिस्मत हो, बस तुम थोड़ा रह गए हो? क्या इस तरह का है? क्योंकि जो लोग बहुत सड़क पर चलते हुए लोगों से भी अगर कभी मीडिया में देखती हूँ, कुछ मीडिया चैनल्स बात कर रहे हैं, दे आर सो हैप्पी अबाउट इट। देखिए, देश में कुछ नहीं तो 3 प्रकार के लोग तो कैटेगरी कर ली जाए तो है, गरीब, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। गरीब जो है सबसे बड़ा तबका है। मोदी जी के खुद के अनुसार अगर हम कैलकुलेट करें जो फ्री राशन जा रहा है, तो उस हिसाब से देश का 60% तो गरीब है। और गरीब जो है उसे ना बारिश से फ़र्क पड़ता है, ना गर्मी से फ़र्क पड़ता है, ना ठंड से फ़र्क पड़ता है, ना भूखे पेट सोने से फ़र्क पड़ता है, ना ज़्यादा खा लेने से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो गरीब है। उसे कल सुबह क्या होगा ये नहीं पता है। उसकी ज़िंदगी में आज वर्तमान में ही जीना लिखा है, कल क्या होगा उसे नहीं पता। लेकिन जब आप मिडिल क्लास पे आते हैं तो वो सवाल कल क्या होगा उसे नहीं पता बन जाता है, कल क्या होगा किसको पता। ये चिंता वाला लोग, ये पढ़े लिखे लोग, ये कुछ छोटी बड़ी नौकरी करने वाले लोग, चाहे वो सरकारी नौकर हो, मैं बताऊं सरकारी नौकर अधिकांश जो है कर्मचारी वर्ग वो मिडिल क्लास है, और जो अधिकारी वर्ग है वो रिच क्लास है। तनख्वाहें देखिए, पर्क्स देखिए, वो रिच क्लास है। हम सिर्फ ये ना देखें कि फैक्ट्री ओनर अमीर होता है या रिच क्लास होता है। जो सरकारी अधिकारीगण हैं, IAS, IPS, PCS, ये 1 नंबरी 2 नंबरी इतना पैसा कमाते हैं कि ये अमीर है, रिच क्लास। और ये बहुत कम है संख्या में जब हम जनसंख्या की बात करते हैं, प्रतिशत में। एक मिडिल क्लास नाम की चिड़िया है हमारे देश में,
जो कई देशों में नहीं है, हमारे देश में है। ये मिडिल क्लास नाम की जो चिड़िया है, ये सोशल फैब्रिक में ऐसी बन गई है आज की तारीख में, पिछले 50 सालों में इफ़ नॉट मोर, जहाँ एक कंपटीशन की भावना है। मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर आप किसी लेबर चौक पे चले जाते हैं किसी शहर में, वहाँ पे 50 लेबर बैठा है। वो 50 लेबर सुबह 8 बजे ये नहीं सोच रहा है 7 बजे बैठ करके कि मुझे 500 रुपया दिहाड़ी मिलेगी या 600 मिलेगी। वो ये मान के चलता है सबको 500 रुपया, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। अगर कोई लेबर किसी छोटे शहर में ये कहता है मैं 500 रुपया आज का दिहाड़ी लूंगा, तो दूसरा आके उस बुलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं कहता कि मैं 400 लूंगा। सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन, दैट इज सस्टेनेंस मोड, एवरीवन नीड्स टू अर्न, सबके लिए एक पे पैकेज बना हुआ है, 500 600 जो भी है। लेकिन मिडिल क्लास में ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास में एक कंपटीशन है। आपका बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है तो मेरा बेटा 80,000 क्यों कमा रहा है? आपकी बेटी के लिए आपके पति ने 10 लाख रुपया दहेज तैयार करके रखा है तो मेरे पति ने सिर्फ 5 लाख क्यों दहेज बना के रखा है? आपके पास सिडान कार है, मेरे पति अभी भी बिना पूंछ वाली में हैशबैक में घूम रहे हैं। तो ये जो कंपटीशन की भावना है ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास में, जो मेरे ख्याल से 10% भी जनसंख्या नहीं है इस देश की। और जो अमीर क्लास है वहां तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगर शाहरुख खान के पास इतने करोड़ रुपए हैं तो दूसरा एक्टर ये नहीं सोचता कि मुझे इसको बीट करना है, वो सोचता है मैं भी कमा ही रहा हूं। देयर इज नो कंपटीशन उस टाइप का। ये फिल्मी मैगजीन वाले उसको कंपटीशन बना दे तो बात अलग है, उनकी जिंदगियों में कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कोई फैक्ट्री लगा के बैठा है केमिकल पेंट्स की, वो अगर कमा रहा है तो उसको ग्रो करना चाहेगा। वो दूसरे केमिकल पेंट्स वाले से ये नहीं सोच के चिढ़ता कि देखो इसके पास इतना पैसा मेरे पास इतना। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन। लेकिन ये मिडिल क्लास जो है हमारा, ये इस फ्रिक्शन में है। और सोशल मीडिया पे भी ये मिडिल क्लास ही इंटरैक्ट करता है। मैंने तो कभी अमीरों को इंटरैक्ट करते नहीं देखा। मैंने कभी वो लेबर क्लास या किसान या ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, कुछ एक तो होते ही हैं इधर उधर, वो तो नहीं इंटरैक्ट करते। वो व्यूअर ज़रूर हैं। अगर आप कोई वीडियो पोस्ट डाल देते हैं और अगर फैल जाती है, चल जाता है, तो फिर उसको देख तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो उसमें कुछ भी अपना ना तो इनपुट दे रहे हैं, ना योगदान दे रहे हैं, ना उससे कुछ सीख रहे हैं। वो सिर्फ व्यूअर क्लास है। वो ऑब्जर्व करता है, माने ना माने। ये मिडिल क्लास का जो धमाल है हमारे देश में, इसने गंद मचा रखी है, इसने हंगामे कर रखे। न्यूज़ आएगी कि फलाना व्यक्ति बंगलुरु में नौकरी करता था, इतने लाख साल के कमाता था, उसने छोड़ दिया। अब ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनता है, किसके बीच में? उसी टाइप के लोगों के बीच में। तो मिडिल क्लास जो हमारे देश में है, ये सारा का सारा इसके इर्द गिर्द घूमता है। और इसी वजह से हमारे देश में प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है, ये डिफाइन ही नहीं हो पाता। नोएडा में लेबर अनरेस्ट हुआ, उसके पहले अलग अलग इलाकों में लेबर अनरेस्ट हुआ, और एक माहौल ये बन रहा था कि शायद हमारे देश में लेबर को लेकर के या लेबर में कोई जागृति दोबारा पैदा हुई है, क्योंकि अब तो कोई लीडरशिप है नहीं लेबर्स की, और वो कॉन्ट्रैक्ट पे लाए जाते हैं थर्ड पार्टी। वो ऑफिशियली तो कभी उस कंपनी में दिखाए ही नहीं जाते जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं। तो ये एक लीगल बाजीगरी के ज़रिए जो कंपनी मालिक है, फैक्ट्री मालिक है, वो तो बच गए हैं। तो लेबर्स के साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के एक तरफ मिडिल क्लास में ये है कि जब से मनरेगा जैसी पॉलिसीज़ आई तो इनके दिमाग ख़राब हो गए, क्योंकि सरकार बेसिक इनको 5 किलो राशन भी दे रही है, मनरेगा से कुछ जॉब भी मिल जाता है, वो वहाँ से पैसा आता है। तो अब इनके वो उधर लेबर ये कहता है कि हम बहुत अनप्रोटेक्टेड हैं, हमारे पास किसी भी तरह का मेडिकल कोई कवर नहीं है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो हम किसके पास जाएं? ऑफिशियली तो हम उसको बिलोंग ही नहीं करते उस कारखाने को जहां हम काम कर रहे हैं। एक खाई दिख रही है। आपको लगता है कि अमीरों का या फैक्ट्री मालिकों का ये ख्याल कि ये जो सरकारी स्कीमें हैं वेलफेयर वाली, इनकी वजह से उनकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में परेशानी है, क्या देखते हैं आप? नहीं, इसमें 2-3 बातें ज़रूर मैं क्लियर कर दूं। मनरेगा जो है वो रूरल के लिए है, वो अर्बन के लिए नहीं है। मैं यहाँ पर ये भी कहूँ कि जो लोग बिहार वगैरह से और इन जगहों से आते हैं वो बहुत वापस गए और वापस भी नहीं आए, और अभी बार बार ये सब हो रहा है। जो लॉकडाउन जैसी परिस्थिति बन जाती है, अभी आपने गैस के क्राइसिस में भी देखा।
तो फैक्ट्री मालिक भी बहुत उलझन में हैं। पहले ये था कि ऐसा लगता था उनके पास है, वो देना नहीं चाहते। उनसे बात करो तो लगता है वाकई उनके पास नहीं है अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए अपने लेबर के साथ। लेकिन फिर वो महंगी गाड़ियों में भी घूम रहे हैं, महंगी मेंबरशिप्स हैं उनकी क्लब्स की, ये सब भी है उनकी लाइफस्टाइल। ट्रू। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा लेबर क्लास है, वो जब आप कहते हैं कि मनरेगा से जॉब सिक्योरिटी उसकी है एक्स नंबर ऑफ डेज की साल में, वो रूरल में है, तो उसको शहर की तरफ रुख नहीं करना चाहिए, उसको वहीं रहना चाहिए। शहर के बाउंड्री में मनरेगा की बेनिफिट्स नहीं है। शहर का फ़ायदा ये होता है, या कम से कम सोचने का फ़ायदा ये होता है कि मैं शहर जाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ रोज़ काम कर पाऊंगा। मैं मज़दूरों की बात कर रहा हूँ, और उससे उनको फ़ायदा ही होता है, मनरेगा से ज़्यादा कमा लेते हैं। क्योंकि गांव देहातों में जहाँ पे मनरेगा चलता है वहाँ हर समय काम भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मिनिमम गारंटी ऑफ एक्स नंबर ऑफ डेज की बात होती है। शहर के अंदर एक प्रोस्पेक्ट है कि भाई आपको यहाँ पे ज़्यादा काम मिल सकता है, चाहे वो आप लेबर क्लास मजदूर हों, चाहे आप कुछ और काम करते हो छोटा बड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि जो आपने कहा कि फैक्ट्रियों के मालिक, तो सिर्फ फैक्ट्रियों नहीं, लेबर तो और कई चीज़ों में काम करता है। फैक्ट्रियों के साथ एक एक्चुअली बड़ा इशू ये है कि फैक्ट्री मालिक है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको एक्सपोर्ट करना है या देश में बेचना है, कुछ भी करना है, तो वो सिर्फ लेबर की तरफ नहीं देख सकता, उसके पास और 10 प्रॉब्लम्स हैं। उसको अपना मार्केट देखना है, उसको अपने प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स देखने हैं, उसको अपना टैक्सेशन देखना है, उसको गवर्नमेंट में बैठे लोगों की ईडी और सीबीआई की नज़रें भी देखनी है, उसको इनकम टैक्स वालों से भी डर है, उसको बैंकिंग के भी प्रोसीजर फॉलो करने हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसको अपनी मशीनरी कारखाने के वो, तो ये सब चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपके पास क्वाइट अ बिट ऑफ फ्री हैंड हो। ठीक है, आपको किसी ने 10 लाख रुपए दिए और ये कहा कि ऐसे खर्च करो कि तुम इसको मल्टीप्लाई कर सको, तो वो व्यक्ति जो है दिमाग लगा के काम कर सकता है। अब ये हालात हैं, किसी ने 10 लाख दिया और उसने 10 पॉइंट दे दिए, इतने में रह के ही काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना, ये दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लाद दिए। अब फैक्ट्री मालिक सोचता है कि ज़रा सा भी लेफ्ट राइट हुआ तो उसका तो पूरा का पूरा जो बनाया हुआ सिस्टम है वो इम्बैलेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि फैक्ट्री मालिक अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं, तभी तो उनकी फैक्ट्रियाँ हैं। अगर वो अच्छी गाड़ियों वाले और बड़े बंगले वाले नहीं होते ज़्यादातर, तो उनकी फैक्ट्रियाँ नहीं होती, तो वो भी किसी फैक्ट्री में लेबर ही होते। तो ये तो कुदरत का नियम है कि अगर किसी ने दुकान खोली है तो हेल्पर वहाँ काम करने जो आएगा वो अपने आप को मालिक ना समझे। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग की आप बात करते हैं तो वहाँ बड़ा फ़र्क है। प्रॉफिट शेयरिंग एम्प्लॉयज़ के साथ करने वाली कंपनियाँ बहुत कम हैं। यहाँ डिविडेंड नहीं दिया जाता, यहाँ सैलरी दी जाती है, दिहाड़ी दी जाती है, कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। अब देखिए ना, पिछले 4-5 साल से किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ी थी। जो नोएडा से ख़बरें निकल के आई और उन्होंने बयान दिए, उसमें पता चला कि कोई 5 साल से उसको इंक्रीमेंट नहीं मिला। 12,000 की कीमत पर वो अपना पूरा दिन दे रहे हैं, रात में घर जा रहे हैं और 8 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग, इनकी ज़िंदगी है क्या? ये सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि इसलिए ज़िंदा रहें, खाएं, इसलिए कि वो मालिक के यहाँ लेबर कर सकें और वो प्रॉफिट कमा सकें। ये क्या एग्जिस्टेंस है? ये वजूद क्या है कि एक इंसान को पैदा हो करके सिर्फ इसलिए कि वो कोल्हू के बैल की तरह 12,000 रुपये, आप सोचिए ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पर लेबर का जो प्रोटेक्शन है वो कहाँ गया? लेबर की जो यूनियन थी वो कहाँ गई? जो उनकी आवाज़ उठाते थे वो कहाँ गया? सब ख़त्म। मज़दूरों को तो मैं कंसिडर करते हुए इतना ही कहूँ कि खुशकिस्मत हैं वो जिनके पास कुछ कमाने के लिए काम तो है। जिस देश में इतनी बेरोज़गारी हो, वहाँ अगर कोई मज़दूर कमा पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई आदमी कमा पा रहा है, नौकरी है, अच्छी बात है। नहीं मिला इंक्रीमेंट, फिर भी पैसा तो मिल रहा है। नज़र उठा के देखिए कितना बेरोज़गार है। नज़र उठा के देखिए कितने इंजीनियर ITI पास आउट, पॉलीटेक्निक पास आउट, कुछ नहीं कर रहे, शायद कहीं इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रहे होंगे बिना अपनी आइडेंटिटी बताए हुए। एजुकेटेड स्किल्ड जो यूथ है उसके पास जॉब नहीं है। सो अगर कोई लेबर, 2 हाथ जोड़ के क्षमा मांग के कह रहा हूँ कि भैया अगर तुम कमा रहे हो ना 15-20 हज़ार रुपया महीना, एक नारियल चढ़ा देना, क्योंकि तुम्हें काम तो मिल रहा है एक ऐसे देश में
जहां बेरोजगारी तक दम तोड़ चुकी है। अब कोई नया शब्द ढूंढना पड़ेगा कि बेरोजगारी के बाद और क्या बुरे हाल हो सकते हैं। गांव जाते हैं लोग, चाहे कोविड का समय हो, चाहे गैस खत्म हो रही हो, किल्लत आई हो, जब गांव जाते हैं क्यों आएंगे वापस? हमने तो आनंद विहार टर्मिनल जो दिल्ली में है, रेलवे स्टेशन, वहां से एक आदमी को रोते हुए ये कहते हुए देखा कि अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। उसका मतलब ये था कि वो आदमी कोविड के जमाने में भी गया होगा, फिर भी वापस आया होगा। लेकिन गवर्नेंस हमारे देश की सरकारों की इतनी अच्छी है कि मैं उनके लिए खराब शब्द, कटाक्ष कुछ भी नहीं कह सकता। वो आदमी का वीडियो कह गया जिसने कहा अब नहीं आऊंगा। बता देना दोस्त, अब नहीं आऊँगा। सो दिस रिफ्लेक्ट्स द रियल हालात of our cities, our factories, our industries. MSME segment dead, छोटी फैक्ट्रियां डेड, बड़ी फैक्ट्रियां हालत बुरी। सिवाय वो दो चार धन्ना सेठों के, कोई बताए तो सही किसकी फैक्ट्री पॉजिटिव प्रोग्रेस में है? कहाँ है मार्केट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो? कहाँ? हमारे यहाँ दूसरे देश की कंपनियां आती हैं, फैक्ट्री लगाती हैं, अपना माल यहाँ बेचती हैं, विदेश एक्सपोर्ट करती हैं, हमारे स्किल को यूटिलाइज करती हैं, हमारी ज़मीन को इस्तेमाल करती हैं, फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करती हैं। इसमें हमारा क्या है? आप यहाँ से, आप दिल्ली में हैं, आप दिल्ली से जयपुर का हाईवे पकड़िए, देखिए कितने इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं मानेसर के बाद। देखिए कितने स्पेसिफिक विदेशी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। वहां क्या हो रहा है? माल बन के फर्दर आगे जा रहा है, हमारे स्किल का इस्तेमाल हो रहा है, हमारी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। यहां कोका कोला बन के बिक रहा है, भले ही कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई एंड ऑल दैट स्टफ। वेयर इज माई कंट्रीज प्रोडक्ट? सबने कहा, महात्मा गांधी जी से लेकर के, अरे आरएसएस भी तो यही कहता था, स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी की। मेरे पास अभी भी आरएसएस की वो किताबें हैं जो वो छोटे छोटे लिफलेट्स छापते थे। आरएसएस को छोड़ दीजिए, आरएसएस इज अ नोबडी। मैं आरएसएस को अगर डिस्कस करने बैठूंगा तो आई मीन फूल ही झड़ेंगे मेरे मुंह से, क्योंकि दे आर अ नोबडी। कोई एंटिटी नहीं है, आरएसएस की कोई वैल्यू नहीं है। एक देश विरोधी संस्था मानता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के हमारी आज़ादी के खिलाफ इस देश में लोगों को भड़काया था। तो ऐसे लोगों की लेगेसी और आइडियोलॉजी जो है ये अपने पास तक रखें, इतना प्रूवन तथ्य है, बाकी में नहीं जाना है। खैर, कहने का मेरा तात्पर्य ये था, हमारे देश का स्वदेशी क्या है? क्या है हमारे देश का? हमारे देश का स्वदेशी बाबा रामदेव की पतंजलि का वो हिमालयन रॉक सॉल्ट है, वो हिमालय का नमक है जो लाखों साल से हिमालय में खराब नहीं हुआ, लेकिन उनके पैकेट में आके कहता है 2 साल में इस्तेमाल कर लो। एक्सपायरी। ये हमारे देश का हाल, वो भी पाकिस्तान से आता है, ये हमारे देश का लाहौरी नमक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्वदेशी हम नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट्स में दम नहीं है कि वो हमारे देश में हमारी देश की खुद की बनाई प्रोडक्ट्स देश में और देश के बाहर बेच सकें। एक प्रधानमंत्री था, ये लोग गाली देना बहुत पसंद करते हैं उसको, एक प्रधानमंत्री था जिसने नवरत्न कंपनियां बनाई ताकि मेरे देश में, मेरे देश के लोगों के लिए चीजें बने, और उसमें से सरकार भी कमा करके अपना खर्च निकाले। इन्होंने सब या तो बंद कर दी और या बेच मारी। जैसे देश अगर एक परिवार है तो वाकई वो परिवार की इतनी ज़रूरी जायदाद थी जिससे देश चल रहा था, नवरत्न कंपनियां, और क्या ही कहें। तो लायक और नालायक की डेफिनेशन यहाँ आ जाती है। नालायक कोई खराब शब्द नहीं है, नालायक का मतलब है जो लायक नहीं है। अगर वो लायक होता तो वो बाप दादाओं के कमाए पैसे या अर्जित की संपत्ति का इस तरह से इस्तेमाल ना करता अपना पेट पालने के लिए। परिवार तो है ही नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नस नस में है। अब होता क्या है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, जो किंतु परंतु देखते हैं, उनमें जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते होंगे वो बोलेंगे कि यार हमने उनके लिए कुछ कह दिया। भैया तुम्हें नहीं कह रहे,
तुम तो भाजपा में भी कुछ नहीं हो, सिर्फ नारेबाज हो। हम भाजपा के लीडर्स की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, उनकी जो पॉलिसी है वो है किसी तरह सत्ता में काबिज रहना और लूट मचाते रहना। अगर ऐसा ना हो तभी तो वो देश के लिए काम कर पाएंगे, लेकिन वो देश के कोई मतलब नहीं उन्हें। कैसे हो सकता है? जो लोग, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक परिवार में ये मालूम चल जाए कि प्रेग्नेंट वुमन के कोख में एक लड़की है, उसको मारने की इच्छा रखने वाले कई मिलते थे पहले, आज भी होंगे। भ्रूण हत्या इसीलिए बहुत होती थी हमारे देश में, आज भी होती है। उस भ्रूण जो कि एक फीमेल है, उसको मारने की इच्छा करने वाला परिवार अगर किसी वजह से ना मार पाए और बच्ची पैदा हो जाए, क्या वो परिवार या वो लोग जो उस बच्ची को मारना चाहते थे वो उससे अच्छे से बिहेव करेंगे? यही तो आरएसएस और बीजेपी है, या जनसंघ, या ओरिजिनल आरएसएस की आइडियोलॉजी, जो हमारे देश को बनने ही नहीं देना चाहते थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर हर चीज के खिलाफ थे, जो अंग्रेजों के जूते पकड़ के बैठे थे कि बैठे रहो, कहीं मत जाओ, यू आर माई पापा। देश बन गया, संविधान बन गया, तिरंगा बन गया। आज कहते हैं वंदे मातरम हमारा है। वंदे मातरम भी कांग्रेसी था। तो ये इनकी ना तो कोई सोच, ना सूरत, ना सीरत, ये बस काबिज रहना चाहते हैं किसी तरह से। तो ऐसे लोग जो उस भ्रूण की इसलिए हत्या करना चाहते थे कोख में क्योंकि वो लड़की थी, लड़की पैदा होने के बाद उसका कभी अच्छा नहीं सोच सकते, तो ये लोग हमारे देश का कैसे सोच सकते हैं? इस उदाहरण को यहां मैं समाप्त करता हूं। ठीक बात है। और वाकई इनको ना तो इस देश की आज़ादी की ललक थी, न होने के बाद संविधान को इन्होंने अपना समझा और उसके साथ चलने की बात सोची, बल्कि उसको खत्म। इफ आई कैन इंटरप्ट हियर, आपने कहा इन संघी आइडियोलॉजी में आज़ादी की कोई ललक नहीं थी, ये आज़ादी के खिलाफ थे, इनका बस चलता तो इस देश को कभी आज़ाद नहीं होने देते। देखो, इस चीज को आम जनता को समझना चाहिए, इंक्लूडिंग यू, समझना चाहिए कि ये हमारे देश की आज़ादी के खिलाफ थे। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सोच है। ये इनकी एक सोच थी कि नहीं, हमारे गोरी चमड़ी वाले पापा जाने नहीं चाहिए। वो जा रहे थे। गांधी जी और उनके सहयोगियों ने और आम जनता जो उस समय देश के साथ थी, 1857 से लेकर 1947 तक हर किसी ने, जिस किसी ने, चाहे गरम दल का रहा, चाहे नरम दल का रहा, चाहे मुसलमान रहा, चाहे सिख रहा, चाहे हिंदू रहा, चाहे ईसाई रहा, चाहे आदिवासी रहा, हर किसी ने, जिसने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों या अपनी कोशिश करके आज़ादी दिलाई। ये आरएसएस 1925 में पैदा हुई संस्था जिसको कहा जाता है, ये उस चीज के खिलाफ थी। खिलाफ का मतलब क्या था? खिलाफ का मतलब था ब्रिटिशर्स डोंट गो। जब हमारे माता पिता के आपके माता पिता कह रहे थे क्विट, और गो, लीव, सब कुछ निछावर कर रहे थे जब देश की तब आज़ादी ये उनके चरण पकड़ के कह रहे थे मत जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वो आरएसएस और उनकी आइडियोलॉजी आज की तारीख में हम लोगों को ये सिखाएगी, ये बताएगी कि देश कैसे बनता है, देश कैसे चलता है, संविधान क्या होता है, हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या, ये बताएंगे। इनके तो पूर्वजों ने, राजनैतिक पूर्वजों ने, मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह के राजनैतिक पूर्वज इस देश के राजनैतिक आतंकवादी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर हर कोशिश ये कोशिश की कि वो लोग ना जाएं, हमें आज़ादी ना मिले, हम गुलाम रहें। और आज की तारीख में जो ठोकतंत्र कर दिया है लोकतंत्र का, ये उसी का प्रतिबिंब है। दे वॉन्ट द सेम कल्चर टू बी बैक इन इंडिया, जिसमें जैसे अंग्रेज शासन करता था, अभी काला अंग्रेज शासन करना चाहता है। हाँ, कितना कुशासन कर रहे हैं, इतनी अराजकता देश में फैल गई है।
एक नॉर्मल कोर्स में जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती थी अपने देश में होने की, अपने माहौल में होने की, मोहल्ले पड़ोस में होने की, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी ख़त्म हो गई है। लोग यात्रा पे जाते हैं तो अब जो वो बातें करते हैं तो ये लगता है कि इतनी टेंटेटिव है सब कुछ। हवाई जहाज़ से जा रहे हैं तो, सड़क से जा रहे हैं तो, रेलवे से जा रहे हैं तो, बहुत लोग सशंकित हो गए। दूसरी बात यह है कि आपस का जो भरोसा है देश का, वो बहुत टूटा है, हर तरह से टूटा है। यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो है ही है कि मतलब दोस्त जिनको हम दोस्त समझ रहे हैं, पड़ोसी समझ रहे हैं, संगी साथी स्कूल के समझ रहे हैं, उनका आपस में झगड़ा हो गया है। लेकिन एक स्कैम कल्चर आया है भारत में, शायद डिजिटल की वजह से आया होगा, मगर इतने लोग स्कैम कर रहे हैं देश में, और देश के लोगों के साथ भी कर रहे हैं, विदेशों के साथ भी कर रहे हैं, तो छवि बहुत ख़राब हो गई है देश की। देखिए, मैं दो अलग बातों को यहाँ पे अलग अलग करके बात करना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि भाई दोस्तों में दरारें आ गई, दोस्ती में दरारें आ गई, लोग अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही ढल के, चाहे राजनीति से कोई संबंध भी ना रखते हों, लेकिन अलग अलग तरीके से पुरानी मित्रताओं को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपने नए गुट बना रहे हैं। ये धन्यवाद है सोशल मीडिया का। अगर मैं आम जनता से ये कहूँ कि क्या आपके गली मोहल्ले में अमूमन, ऐसा नहीं जहाँ कुछ तंग इश्यूज होते हैं वो अलग छोड़ दीजिए, बस अमूमन पूरे देश के अंदर क्या किसी मोहल्ले सोसाइटी में अमूमन कोई तकलीफ़ें रोज़ हो रही हैं? क्या वहाँ पे सांप्रदायिकता रोज़ फैल रही? कतई नहीं फैल रही। बड़े आराम से लोग रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं। जब सोशल मीडिया पे उदाहरण के लिए अगर नॉनवेज को लेकर के कुछ ड्रामा शुरू होता है, तब भी आराम से पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान साथ में नॉनवेज खाता है या अपने आप खाता है। लेकिन जैसे ही वो व्हाट्सएप पे आता है या फेसबुक पे आता है या ट्विटर पे या इंस्टा पे जाता है तो कमेंट्री वो अपने हिसाब से करता है। हो सकता है नॉनवेज खाते खाते लिख रहा हो कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हु नोज। पर ये ऐसा क्यों होता है, इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। जहाँ तक मेरी समझ है, सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया, ग्लोबली पूरी दुनिया में एक ऐसा टूल है जो आपकी भड़ास निकालने के लिए राजनीतिक दलों और सत्तारूढ़ पार्टियों द्वारा इस्तेमाल, यहाँ तक कि प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सरकार किसी की भी हो, आप अमेरिका से लेकर के इंडिया तक देख लीजिए, सोशल मीडिया पे आज उदाहरण के तौर पे कोई सुरेश जी है, वो सुरेश जी जो हैं वो लेट अस अज्यूम के राहुल गांधी के बहुत खिलाफ सोच रखते हैं, तो भड़ास कैसे निकालेंगे? राहुल गांधी को जाके कुछ बोल तो सकते नहीं, वहाँ तो सिक्योरिटी डंडा दिखाएगी। तो वो क्या करेंगे, वो अपना उठाएंगे, सोशल मीडिया का हैंडल निकालेंगे राहुल गांधी का, और राहुल गांधी ने जो भी पोस्ट किया होगा उसके नीचे कुछ अगड़ बगड़ गलत सलत लिख देंगे, और फिर अपने दोस्त को दिखाएंगे, देख आज मैंने राहुल गांधी को ये बोल दिया। सिमिलरली दी अदर साइड, कि कोई अमित शाह को नहीं पसंद करता है तो उसके फेसबुक में जा करके वो उसने जो पोस्ट किया वो उसके नीचे कुछ लिख देगा, भड़ास निकल गई। अब ये टूल बन गया है। पहले के ज़माने में भड़ास निकालने के लिए लोग सड़कों पे आते थे, जैसे आपने देखा होगा स्मृति ईरानी महंगाई को लेके, सिलेंडर को लेके, उससे पहले देखा होगा जैसे और भी इनके बड़े बड़े नेता सड़कों पे आ चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं, ये दिखाने के लिए महंगाई ज़्यादा है, फलाना है, ढिमाका है। सुषमा स्वराज जी तक ने प्रोटेस्ट किए थे प्याज को लेके, इत्यादि सब्जियों को लेके। अब सड़क पे आने से इनको रोका जाए, क्योंकि तब ये होता था, उसका असर सरकारों पे होता था। जब जनता सड़क पे आती है सरकारों को झुकना पड़ता है, और अगर वो उस चीज़ को ना फॉलो करे, ना सिस्टम को जल्दी से ठीक करे सरकार, तो वो प्रदर्शन बढ़ता जाता है, जैसे कि किसान आंदोलन में हुआ, और अंततः सरकार हारती है। इस चीज़ को हल्का करने का, डाइल्यूट करने का, लो ग्रेविटी करने का तरीका ये है कि सोशल मीडिया खोल दो, उस पे दुनिया भर की लिखा लिखी करो, उससे भड़ास निकल जाती है। तो फिर पांडे जी जो हैं वो सड़क पे आकर के राहुल गांधी का घेराव नहीं करना चाहते, या कोई कुमार साहब है वो मोदी का घेराव नहीं करना चाहते, जस्ट बिकॉज भड़ास तो निकल गई। तो ये साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजिकली इस देश को रन किया जा रहा है, दुनिया को रन किया जा रहा है।
तो जो सर जनता के मुद्दे हैं, सरकारों से जनता अपने आप बात करेगी या नहीं करेगी? जो हमारा किसके मुद्दे हैं? जनता के जो मुद्दे हैं, खासकर मिडिल क्लास। वो कौन होता है? नहीं, मिडिल क्लास का कोई वैल्यू नहीं। मिडिल क्लास का पॉलिटिकली कोई वैल्यू नहीं है। हमारे देश में मिडिल क्लास मुश्किल से 5-6% होगा, जिसका अगर वोट ना भी मिले पॉलिटिकल पार्टीज को, दे डोंट बॉदर एंड केयर। और वैसे भी आप बड़े शहरों में देखो मिडिल क्लास ज़्यादा रहता है। और ये बड़े शहर का मतलब यही वही दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, जितने भी मतलब आजकल के नाम कहे तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आई मीन कोई बुरा ना माने, सबसे कम वोटिंग होती है। किसी भी प्रकार का इलेक्शन करा लीजिए, लोकसभा, विधानसभा, कॉरपोरेशन, इन शहरों का वोटिंग टर्नआउट ही मुश्किल से 50-50% रहता है। कई जगह तो 40-45% ही रहता है। तो ये मिडिल क्लास शहर है। आई मीन यहाँ मिडिल क्लास बहुत सारा है, एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इलेक्शंस। वो वोट डालने नहीं जाते, टैक्स देते हैं। टैक्स की भरपाई गवर्नमेंट से, इसलिए उनके घरों के बाहर नालियाँ भी हैं, उनकी रोड्स भी बना देते हैं। बड़े शहरों के लाइट भी आती है, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। आई मीन बड़े शहरों में मिडिल क्लास ज़्यादा रहता है, उससे सरकार को टैक्स बेनिफिट होता है, कंपनियां चलती हैं, इसमें कर्मचारी और अधिकारी सरकारी भी होते हैं। तो ऑल इन ऑल उतने तक मिडिल क्लास का मीनिंग है। बाकी मिडिल क्लास का वोट नहीं चाहिए किसी भी दल को, आप ये मान के चलिएगा। मिडिल क्लास की बात हो रही है तो इसकी भी बात होनी चाहिए कि जो बेरोज़गारी का सवाल है इन्हीं मिडिल क्लास के बीच में, यूथ के बीच में, वो भी अपनी अनएड्रेस्ड है बिल्कुल। और क्या ये सरकारों से हम लोग ये नहीं मांग पाएंगे अपने लिए रोज़गार या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना? हर चीज़ विदेश से आ रही है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पा रही है, अपनी कारखानों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो कहाँ जाए इतना बड़ा यूथ मिडिल क्लास, कहाँ जाएगा? मुझे लगता है आपके सवाल आज भी कांग्रेस की शासन में जी रहे हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र की बात कर रही हैं। आप आज भी बेरोजगारी में रोजगार मिलने की, आप अनाज मिलने की, आप चीज़ें मिलने की बातें कर रही हैं। मतलब एक युवा तैयार है मेहनत करने के लिए कि वो मेहनत करे, उसके बदले में उसको उसके श्रम का मिल जाए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी इज्जत से चला सके। ये कितनी बुनियादी सी बात है, क्यों नहीं होगा ये? इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि आप जो हैं वो उन्हीं की तरफ से सवाल कर रही, कोई आपका पर्सनल सवाल नहीं है। पर कहने का तात्पर्य ये है कि वही युवा, वही आम इंसान, वही मिडिल क्लास, वही गरीब, ये जो आपने उन सब की तरफ से सवाल किया है, मेरे हिसाब से ये जितने भी सवाल पूछने वाले लोग हैं, ये अभी भी कांग्रेस के ज़माने में जी रहे हैं। क्योंकि तब लोकतंत्र होता था, मांगा जाता था, देने लेने की कोशिश होती थी, किसी तरीके से समाज में काम, पैसा, कुछ ना कुछ सरकार मुहैया कराए। अब नहीं। पिछले 12 सालों में, 11 सालों में लोकतंत्र की जगह ठोकतंत्र चल रहा है। टेक इट और लीव इट। हम जो दे रहे हैं एज गवर्नमेंट आप लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हम जो कह रहे हैं वैसा करिए, वरना ऐसी कम तैसी। हम कह रहे हैं, हम ये गवर्नमेंट ने जो सुपर इम्पोज कर दिया है डिक्टेटोरियल बिहेवियर, इसको ही तानाशाही कहते हैं। आज की तारीख में पिछले ज़्यादा नहीं तो 10 साल कह लीजिए, पहला 1 साल तो मोदी जी को भी नहीं समझ में आया था कि तानाशाही कैसे करूं ना करूं, सीख रहे थे। पिछले 1 दशक में मोदी जी ने अपने लोगों के माध्यम से, अपने राज्य में जहाँ जहाँ उनकी बीजेपी की सरकार है उनके माध्यम से इस देश में जो माओवाद फैलाया है, माओवाद, नरेंद्र मोदी से पहले, जब प्रधानमंत्री बनने से पहले, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, से लेकर के अब तक चीन से सीखा ही क्या है बीजेपी ने? ये अच्छे शब्दों में कहेंगे, चीन किनका जाता है डेलीगेशन मिलने के लिए, पहले कई बार गया, सीपीसी के स्कूल्स में जाके ट्रेनिंग करके आता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बताते हैं कि हमने पार्टी कैडर बेस्ड कैसे बनाई जाए ये सीखा, हमने बड़ी पार्टी बनना कैसे सीखा, हमने ये सीखा, हमने, कहते हैं, इनके प्रेस नोट्स हैं। और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो
जिनपिंग चलाते हैं और वो माओवादी सिस्टम से ही चलाते हैं। आई मीन चाइना को किसी ने क्या स्टडी किया है? चाइना में कौन सा वाला सिस्टम चलता है? माओवादी सिस्टम, डिक्टेटर, अथॉरिटेरियन स्टेट है। वहां माओवाद ही चल रहा है, बस लोगों को शायद मारा जा रहा है, नहीं मारा जा रहा है इतना नहीं मालूम चल रहा है क्योंकि उनकी न्यूज़ बाहर नहीं आती है। लेकिन ये जो अथॉरिटी बेस्ड अथॉरिटेरियन स्टेट, टोटलिटेरियन स्टेट, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, आप जो कहें सब मिला करके एक ही चीज़ होती है कि वहाँ पे रावण राज चल रहा है। ये वो सीख के आए हैं वहाँ से, इसको माओवाद कहते हैं। ये चाइना से कुछ सीख के नहीं आए। अगर चाइना से सीख के आए होते तो आज देश में प्रोडक्शन इतना बढ़ गया होता कि हम चाइना को 10 साल में compete कर रहे होते। अगर ये चाइना से ये सीख के आए होते कि देश को प्रगति के पाथ पे कैसे ले जाया जाता है, तो आज मेरा देश चाइना को पीछे छोड़ चुका होता, सिर्फ पॉपुलेशन में नहीं, इकॉनमी में। अगर ये चाइना से सीख करके आए होते कि देश के अंदर कैसे किसानी से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक का प्रोग्रेसिव बिहेवियर किया जाता है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाता है, कैसे बांध बनाए जाते हैं, तो सिंधु जल समझौता बंद करने के बजाय वहां पे 2 बांध अब तक बना करके वो खड़ा कर चुके होते और पाकिस्तान को प्यासा मार चुके होते। ये सब इनका प्रोपेगेंडा टॉक है। ये सिर्फ वहां से माओवाद सीख के आए हैं। जो ओरिजिनल माओवाद था वो ये था कि अपने लोगों को कैसे प्रताड़ित करके, भूखा रख के, बिल्कुल उस हालात पे लाके रखो कि ये मुंह ना खोल पाए, और जो खोले तो अपने आदमियों से इनको पिटवाओ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन लास्ट 10 years इन माई कंट्री। और अगर कोई इस बात से असहमति जताता है तो वो हमारे देश में रहता ही नहीं है। वो देश में रहते हुए भी अंधभक्त कहलाएगा क्योंकि उसे नहीं दिख रहा। हमारे देश में आज उठा करके देख लीजिए पिछले 20 सालों का, तो क्राइम बढ़ा है, गुनाह बढ़ा है, भूखमरी बड़ी है, गरीबी बड़ी। सरकारी आंकड़े नहीं, आई डोंट नीड दैट नॉनसेंस ऑफ गवर्नमेंट डेटा। गवर्नमेंट इज फर्निशिंग ओनली नॉनसेंस डेटा, एक्चुअल डेटा नहीं है। अगर एक्चुअल डेटा हो तो फिर हम लोगों को मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गुनाह वाला राज्य बन चुका है महिलाओं के खिलाफ। एनसीआर भी बोलता है, वो कोई मानने को तैयार नहीं है। तो आप डेटा भी नहीं मानना चाहते, आप हकीकत भी नहीं मानना चाहते, बस आप एक बहकाई फुसलाई बात को लेकर के किसी राजनेता पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन की तरह चूहों की लाइन लगा के चलना चाहते हैं, तो आप चूहे होंगे, हम लोग नहीं। सो इन माई कंट्री किसी भी हालात में मिस्टर मोदी एंड गवर्नेंस जो है 10 साल की, इसने इस देश को और गरीब बनाया और असहाय बनाया, और थोड़े दिन रुकिए अपंग बना देगी। जो पाइड पाइपर के जो चूहे हैं जो कतारबद्ध हैं और अभी भी मस्त हैं उस धुन में, क्या ऐसा तो नहीं हम लोगों की नज़र में नहीं है, लेकिन उनका कुछ अलग से बेनिफिट किया गया है जिससे कि वो चाहते हैं कि ये बने रहें, और उनको अपने बेटे के लिए जॉब नहीं चाहिए, इज़्ज़तदार ज़िंदगी नहीं चाहिए, एस्पिरेशन नहीं उनका, कुछ अंदर से उनको कुछ किसी सप्लाई कुछ हो रही है किसी चीज़ की, जिससे कि वो हमारे सामने आकर के कहते हैं नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, सबकी बल्ले बल्ले है, देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, इतनी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं हम लोग। ऐसा ये क्यों उनको दिखता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता। पाइड पाइपर की जो स्टोरी है उसमें वो सारे चूहे गांव से बाहर ले जा करके सम्मोहन लगा करके सम्मोहित करके बाहर ले जा करके पहाड़ी से नीचे गिरा देता है ताकि गांव सेफ हो जाए। ये उस लॉजिक पे नहीं है कि गांव सेफ करना है, ये दूसरी लॉजिक पे है। इन्हें सम्मोहित करके अपनी भीड़ बढ़ानी है। तो इनका पाइड पाइपर का एग्जाम्पल ये है कि ये हर हाल में चाहते हैं कि चूहे, उस उदाहरण वाले जो ना कुछ समझें, ना कुछ जाने, ना कुछ सीखें, बस हम कहें वैसा करें, इस संख्या को वो बढ़ाना चाहते हैं। इससे इन्हीं को सिर्फ फ़ायदा होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा और कुछ नहीं, देश को कोई फ़ायदा नहीं। अब जो लोग उस पाइड पाइपर वाले चूहे की तरह, अंधभक्तों की तरह इनके पीछे चल रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है उन्हें खुद अपना नहीं पता आज का और कल का। वो इतने, मतलब मेरे ख्याल से अभी जब वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए थे तो इलेक्शंस के बाद वहाँ बहुत मारकाट आगजनी खूब हुआ। मैंने तो जय शाह को नहीं देखा वहाँ कि सड़कों पे उतर के तलवार लेके घूम रहा हो। अमित शाह का बेटा वो तो नहीं था वहाँ। किसी बड़े नेता के बेटे को या बेटी को मैंने वहाँ पे टीएमसी के लोगों से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। ये तो वो अंधभक्त थे ना, वो तो अंधभक्त थे। तो
अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ये फासिज्म के अंदर होता है कि जो जो हिटलर ने किया, नाजी हिटलर क्या था, उन्होंने अपने अपने परिवार के लिए थोड़ा ना किया था। हिटलर के कौन से बच्चे थे? अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा तो आराम से अमेरिका में फ्लोरिडा में ऐश कर रहा है। आई मीन लुक एट दिस एग्जाम्पल कि अडोल्फ हिटलर ने तो मरने से कुछ घंटे पहले शादी की थी खाली नाम रखने के लिए। उसके तो कोई बेटे नहीं थे। तो एडोल्फ हिटलर किसके लिए सब कर रहा था? जो उसका इतिहास निकाल के हम लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे क्रूर आदमी रहा, शासक रहा, तो वो किसके लिए कर रहा था? तो ये कहने का एक तरीका होता है कि देखो मेरे पास परिवार नहीं है, मेरे लिए कोई फायदे की चीज़ नहीं है, मैं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये ईगोइस्टिक लोगों का ये तरीका होता है, चाहे ईदी अमीन हो, चाहे हिटलर हो, या माओवाद सीखे हुए मिस्टर मोदी हो। ये अपने लिए नहीं करते। ये इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग रहे इतिहास में, जिन्होंने दुनिया को कभी अच्छी नज़र से नहीं देखा, जिन्होंने दुनिया को बिगाड़ने के लिए हर संभव कोशिश की। और ये कहना कि अगर ऐसे गंदे लोग हैं तो फिर इतने ऊपर तक कैसे पहुंच गए, तो वो तो रावण भी पहुंचा था। रावण गंदा ही था ना, रामायण के हिसाब से कोई बहुत अच्छा आदमी तो नहीं था, वो तो बहुत ईविल था, खलनायक ही था। तो ईविल पहुंच जाता है ऊपर, ये कोई नई बात नहीं है, एक नहीं दसियों उदाहरण है। लेकिन ऐसे ईविल की बहुत लंबी और बहुत आयुष नहीं होती है। ऐसे डिक्टेटर्स सिर्फ वहां चलते हैं जहां पे अलग किस्म का पैटर्न चलता है, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, या ऐसे कुछ देश जहां डिक्टेटर ही चलता है, क्योंकि पूरा देश उस सिस्टम को एक्सेप्ट करता है, वो देश बना उसी सिस्टम से है। हम डिक्टेटर कहते हैं, वहां कम्युनिज्म कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में कम्युनिस्ट लोगों को तो डिक्टेटर ही माना जाता है। तो इसलिए रेलेवेंस के लिए मैंने वो शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन आप अगर देखते हैं तो इस दुनिया में जितने भी डिक्टेटर रहे, उनका आगमन ऐसा ही हुआ, और उनका जब गमन हुआ तो सिर्फ उन्हीं का दमन हुआ। अच्छा निशान साहब, क्या इस बात को हम लोग जो चिंताएं व्यक्त करते हैं, और आपने बहुत सही उलाहना दिया मुझे कि मेरा जो सवाल हैं वो सारे कांग्रेस काल से जो हमने सीखा था वो वाले सवाल हैं। इसको पलट के देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे लोग बेवकूफ़ी में पड़ गए हैं कि हर एक को शिक्षा मिल जाए, हर एक को स्वास्थ्य मिल जाए, जबकि हमारे देश के लोग जो हैं वो जब उन पर पर्सनली निजी तौर पे कोई विपदा आती है तो वो भगवान के पास और बाबा के पास जा कर के किसी तरह से अपने दुखों का बयान वहाँ कर लेते हैं और सोचते हैं अगर किस्मत में होगा तो बेहतर हो जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो यही हमारी नियति है, हमें अपनी नियति को स्वीकार कर लेना चाहिए, भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी दिखता होगा कि हमारे जो नेता हैं, देखिए उन्होंने वो हमें मुफ्त में कुंभ भी करा रहे हैं, वो तीर्थ यात्राएं भी करा रहे हैं, वो हमारे गली मोहल्लों में नए बाबा उन्होंने दे दिए हैं जो हमारी मनोकामनाएं और हमारी कृपा, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो एक प्लेसिबो वो है कि भाई हम भगवान से ज़्यादा जुड़ गए, धर्म से ज़्यादा जुड़ गए, परंपरा से ज़्यादा जुड़ गए, और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए सोचते हैं ये हमारी किस्मत है। तो अगर कोई माइंडसेट इस तरह का है तो हमारी बेवकूफ़ी है कि हम कह रहे हैं कि उसके बेटे को शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, और वो कुछ उसके एस्पिरेशंस होने चाहिए, वो भी कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोशिश करे या इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीने की कोशिश करे। एस्पिरेशन था ही नहीं, हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या ये समस्या हमारी है? थोड़ा सा मैं इसको लाइट वेट कर देता हूँ। समस्या तो बहुत गंभीर है। आपकी बात सुन करके लोगों को भी समझ में तो आता ही है कि क्या समस्या है, लेकिन धार्मिक होना एक बात है और धर्मांध होना दूसरी बात है। हमारे देश में लोगों को लगता है बाबा, पंडित, मंदिर, मस्जिद इत्यादि, जनरलाइज करके देखा जाए तो बस यही है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं लोगों के समझने के लिए, तो ज़रूर ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, हमारे देवी देवता, भाई इन्हीं के इर्द गिर्द हमारे देश में ना सिर्फ राजनीति बाकी चीज़ें भी चलती हैं। तो कुबेर यानी कि सबसे अमीर भगवान या जो भी कह रहे हैं धनी, वो तो इंडिया में नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अमीर। तो कुबेर की तो कृपा दृष्टि कहीं अमेरिका, यूरोप के किसी देश वहाँ है।
या स्विट्जरलैंड जैसे देशों पे जहाँ काला धन रखा हुआ है। आई मीन कुबेर इज ऑल धन, है ना। तो लक्ष्मी जी स्विट्जरलैंड में रहती हैं, हम तो ये कह सकते हैं। देखिए, और लोग यहाँ कमाई हुई लक्ष्मी भी वहाँ रखते हैं। ऐसा तो मोदी जी कह रहे थे वापस लाएंगे, नहीं लाए। हो सकता है लक्ष्मी ने मना कर दिया हो। लक्ष्मी का घर तो आई एम सेफ एंड हैप्पी हियर, उन्होंने ये कह दिया होगा मेरे ख्याल से कि आई एम सेफ एंड हैप्पी हियर, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा घर है, तुम लोग कहाँ इंडिया ले जाने की बात कर रहे हो, सॉरी गो बैक। ये हमें लगता है कि लक्ष्मी जी स्विट्जरलैंड में स्विस बैंकों में आराम से जी रही हैं। अगर वो हिंदू लोग समझ पाए तो अगर लक्ष्मी हमारी होती तो यहाँ होती। बिल्कुल 80 करोड़ गरीब नहीं, 60 करोड़ गरीब नहीं होते यहाँ। खैर, इसी तरह से इंद्रदेव इतनी बढ़िया बारिशें करते हैं, पर इंद्रदेव तो यहाँ सूखा ला देते हैं, गलत मानसून आ जाती है। अभी इसी साल गलत समय पे बरस पड़े तब गेहूँ खराब हो गया, इस साल आम की फसल खराब हो गई उनकी वजह से। इज ही हैप्पी विद इंडिया? मेरे ख्याल से तो इंद्रदेव हैप्पी नहीं है। ये हम हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि आप मंदिर जाके और बाबा लोगों की बातें सुन करके सोचते हो कि इंद्रदेव हमारे हैं। भाई इंद्रदेव तो मुझे लगता है कहीं उधर कनाडा में और यूरोप में बढ़िया बारिश करके इतनी बढ़िया बढ़िया फसलें उगा रहे हैं साउथ अमेरिका में। तो इंद्र इज नॉट कंसिडरिंग अस, हमारे से शायद उनको शायद गुस्सा है। और अब वो प्रकोप ये नहीं करते भगवान जी के भस्म हो जाओ, और वो कहते मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, और वहाँ चले गए। आप किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवता की काबिलियत के हिसाब से आप इस देश में होने वाले हालातों की सिचुएशन को अगर रेखांकित करेंगे तो हमें तो लगता ही नहीं है कि हिंदू धर्म के देवी देवता इंडिया में बसे हैं। दे आर ऑल आउट देयर। सबसे बढ़िया हमारे श्री राम का डिस्कशन चलता है, कितना बढ़िया तीरंदाज थे। ऐसा कहा जाता है उनका तीर चलता था, वो टीवी में आता भी था, वहाँ 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 करके जाता था और मार देता था। वो तो अमेरिका के पास है, सारे बढ़िया जहाज उसके पास है। ईरान से वो लड़ रहा, क्यूबा से वो लड़ रहा, वेनेजुएला पे उसने किया, अफगानिस्तान से उसने लड़ा, सारे अच्छे हथियार तो वहाँ हैं। श्री राम यहाँ तो पैदा हुए थे अयोध्या में, मंदिर मात्र उस चीज़ का है। आजकल कहाँ है? ये सोचने वाली बातें हैं। मैं इसलिए मजाकिया बात कर रहा हूँ। देवी सरस्वती का भी यही है, शिक्षा कहीं और है, हमारे यहाँ तो शिक्षा देखिए क्या बुरा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, और जानबूझ के मैं इसको मजाकिया टर्म में प्यार से बिना किसी की धार्मिक भावना आहत किए, और जिनकी आहत होगी वो समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको धर्म का ध नहीं आता होगा। वो इसीलिए कि जो चीज़ हमें बताई सिखाई जाती है कि ये हमारे हैं और दुनिया में इनसे बड़ा कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म, ईसाई धर्म के अंदर धन के देवता हैं। मुझे नहीं पता कि ईसाई धर्म में तलवार लेके कौन से देवता जो हैं वो सुरक्षा देते हैं। नहीं है, कोई नहीं है। ये सब ग्रीक माइथोलॉजी से आई हुई कहानियां हैं जिसको हमने आजकल इन कहानियों में गढ़ दिया है, तो उतने तक है। एंड ग्रीक गॉड्स आर नॉट क्रिश्चियंस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जब तक देश इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता दूसरे देशों को अमीर, दूसरे देशों को ज़्यादा पढ़ा लिखा, दूसरे देशों को ज़्यादा एनर्जीवान, पैसावान, धनवान, काबिल बनाते रहेंगे, हमको नहीं बनाएंगे। बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग व्हाट द रिलीजन सेज। रिलीजन ये सब करने के लिए नहीं बोलता है कि मुसलमान से झगड़ा करो और पॉलिटिकल खाली बातें तुम दिन भर करो। हर रिलीजन अच्छी बातें सिखाता है, काम करना, सबसे पहले तो कर्म करना सिखाता है। यहाँ कोई कर्म करना ही नहीं चाहता। पर एक प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट्स के साथ भी है, इनके पास देने को काम नहीं है। गवर्नमेंट काम नहीं देती, गवर्नमेंट के पास काम नहीं है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, फिर भी कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, नहीं तो मुसलमान की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अनाज कौन देगा अगर बच्चे कोई पैदा कर रहे हैं तो? ये कहने वाले खुद तो एक भी नहीं पैदा करते। कोई साधु है, कोई साध्वी है, कोई योगी है, एक बच्चा खुद से पैदा नहीं होता, दूसरों को आप, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लेगेसी वही है कि तुम देश को इतना बड़ा, इतना गरीब, इतना बेरोजगार और इतना हालात वाला बना दो कि आराम से इन गरीबों पे कंट्रोल किया जाए। तो 5 किलो राशन जो है वो उनको कृतज्ञ बनाए रखने की एक व्यवस्था है।
जब रोज़गार उनके पास नहीं है और वो इस रिलेशनशिप को कि उनका रोज़गार होता, क्योंकि अगर सरकार ने चाहा होता या सरकार की नीतियाँ ऐसी होती, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत किया होता, हमारे कल कारखाने चल रहे होते तो रोज़गार होता ना। तो कृतज्ञ बना के रखते हैं। एक लाइन में इस कृतज्ञता का रेखांकित करता हूं। जिस देश में पौए में वोट बिकता हो, उस देश में हम इतनी बड़ी बड़ी बातें आम लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? पौए में वोट बिकता है। तो ये जो नेशनल कैरेक्टर हमारा बिगड़ा हुआ है, जो हमारी इंटीग्रिटी नहीं है, ये भी तो हमारी आर्थिक असुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल 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 आर्थिक असुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पैदा किसने की ये असुरक्षा? जब देश आजाद हुआ तो 33 करोड़ भगवान नहीं, 33 करोड़ लोग थे इस देश में। आज 140 करोड़ है। हम तो अपने बाप दादाओं से भी नहीं कह सकते कि तुमने बहुत बच्चे पैदा कर दिए। तुमसे ज्यादा तो हम लोग खाट कबड्डी का ओलंपिक्स में मेडल ले आए। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी आर सच अ लार्ज अनऑर्गेनाइज्ड विरोधाभासी जनसंख्या। हम बहुत बड़ी हैं एज ए जनसंख्या। हम बहुत ज्यादा विरोधाभासी हैं एक दूसरे के। बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयाली, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, सब आपस में भिड़े पड़े हैं कि मैं वो इंडियन कोई है नहीं। इंडियन सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को है। बाकी दिन मैं मलयाली हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं उड़िया हूं, मैं बिहारी हूं, मैं यूपी का हूं, मैं सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ऐसे माहौल में हम कैसे अपेक्षा करें कि हम साथ रह सकते हैं और साथ काम कर सकते हैं? तो आपस में लड़ने वाली एक सोसाइटी क्या इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकती है? ना, आपस में लड़ने वाली नहीं, लड़ने वाली सोसाइटी भी नहीं बन सकती, चाहे आपस में लड़े चाहे अड़ोस पड़ोस से लड़े। हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ कॉमर्स का टॉपिक होना चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता है वो जरा गूगल करके देख लेना कि इकोनॉमिक्स अलग होता है, कॉमर्स अलग होता है। हम अर्थव्यवस्था की बातें ना करें। हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर्स हमको अर्थव्यवस्था सिखाते हैं, उन्हें हमें कॉमर्स सिखाना चाहिए। वो हैं भी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हें हमें कॉमर्स सिखाना चाहिए कि हम रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जी पाए, पर वो कर नहीं सकते। गरीब सरकारें हैं, दुनिया भर से पैसा लेकर के किसी तरह से इस देश को नहीं अपने आप को चला रही हैं। अब पैसा भी नहीं मिल रहा है। अब हालात वो हैं कि हमारे सरकारों के पास देश को, प्रदेशों को देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अब उस स्केल पे ले जाओ इस देश को, अपने अपने प्रदेशों को, जहां पहले से जो उलझा हुआ हिंदू मुसलमानवाद, सांप्रदायिकता को लेकर के बातें थी, अब वो उस स्केल पे ले जाओ दैट विघटन हो। बिल्कुल। जब एक परिवार में जहां 10 लोग रहते हैं, जब बहुत झगड़े भर जाते हैं तो कोई ना कोई तो घर छोड़ के चला जाता है। यहां कहने का मतलब ये नहीं कि कोई विदेश चला जाएगा। यहां कहने का मतलब ये है कि ये विघटनकारी नीतियां हैं इस सरकार की, बीजेपी की, जो चाहेंगे, ये चाहेंगे, लेट मी कंप्लीट, ये चाहेंगे कि वही समय आ जाए जो आजादी से पहले था, क्योंकि आजादी के खिलाफ थे ये लोग। मैं इस बात को चैलेंज करके कह सकता हूं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी 47 से पहले जो थी आज भी वही है, विघटनकारी है। ये संभालने नहीं बैठे हैं, ये अपने उस उद्देश्य को पूरा करने बैठे हैं जिसमें ये चाहते हैं कि ये देश टूटे। मैंने आज तक किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह से ऑपरेट करते नहीं देखा कि देश टूटने की कगार पे आए। ये तो चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ये अंग्रेजों के वो साथी थे, गुलाम थे, हम लोगों के माता पिता थे। हम लोग गुलाम थे जिन्होंने अपने आप को उस गुलामी की बेड़ियों से छुड़वाया। ये तो साथी थे, ये तो अंग्रेजों के वो साथी थे जो हमारी गुलामी की बेड़ियों को टूटने नहीं देना चाहते थे। तो आज की तारीख में ये उसी स्टेज पे ले जाने में जरा भी नहीं कतराएंगे।
और रही बात देश में हिंदू मुसलमानवाद कराने की, हाँ, मैं आपके माध्यम से इस पूरे देश को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इनके जितने साथी आरएसएस के और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल टाइप के लोग हैं, ये इस देश में हिंदू मुसलमानवाद कभी नहीं ला पाएंगे। ये सिर्फ कुछ घटनाएं कर सकते हैं। लेकिन आज भी मेरे सबसे ज्यादा सर्कल्स में जब मैं देखता हूं तो किसी को कोई हिंदू मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है। आप भी अगर देखें तो हेडलाइन मैनेजमेंट होता है, रोज की न्यूज चलती है, फलाने हिंदुत्ववादी तत्व ने फलाने मुसलमान को पीटा, मुसलमान ने फलाने को लड़की भगा ली। ये बहुत नेग्लिजिबल एग्जाम्पल्स हैं। जी, आप दिल्ली में हैं, यहाँ नज़दीक में गाजियाबाद है, गाजियाबाद का एक एरिया है डासना, वो डासना में वो एक रहता है पागल बाबा। यति, अरे वो यति हो जो भी हो, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वो पागल बाबा है। वो हमेशा ऐसी पढ़ा लिखा आदमी, रूस में रहता था, नौकरी करता था, काम नहीं चला, यहाँ आके भगवा वस्त्र पहन के अब पिछले कुछ सालों से हिंदू मुसलमानवाद करता है। साफ शब्दों में कहें तो उसका असर कितने लोगों पे है? उसके खिलाफ जितनी एफआईआर है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर रखी है, भले ही उसको अरेस्ट किया जाए ना किया जाए। लेकिन वो 4-5 इंस्टेंसेस छोड़ के इतने बड़े देश में, मैं मानता हूं कि कहीं मुसलमानों के साथ बुरा होता है, अरे मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू खुद अपने हिंदुओं पे बुरा करता है। बेशक, जितना भी सो कॉल्ड शब्द अच्छे नहीं लगेंगे कहने में, लेकिन SC ST हमारे कैटेगराइज जो लोग हैं हिंदुओं में, उनको सवर्ण कितना प्रताड़ित करता आप है, देखिए, क्या मैं इसमें कहने की आवश्यक। मैं आज बता रहा हूं कि टोटल निकाल के अगर कभी किसी तरह से ये निकाल के देखा जाए तो हमारे देश में हिंदुओं द्वारा या हिंदुत्ववादियों द्वारा मुसलमानों को जितना प्रताड़ित किया जाता है, उससे कहीं ज्यादा ये हिंदुत्ववादी सवर्ण इस देश के हिंदुओं को ही परेशान करते हैं, हिंदू औरतों को, बच्चियों को। आप कैलकुलेशन निकाल के देख अरे लीजिए। जितने भी बलात्कार के आंकड़े देख लीजिए, बलात्कार हत्याएं जो हिंदू महिलाओं की हुई हैं वो किसने की हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इस देश को अगर बर्बाद किसी ने किया तो इन्हीं हिंदुत्ववादी तत्वों ने किया, क्योंकि इनकी लेगेसी में है कि वह देश को मानते ही नहीं है। संविधान के तौर पे प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बोलना तो पड़ेगा ना कि मैं संविधान में मानता हूं, बोलना तो पड़ेगा कि तुम सब मेरे भाई हो, बोलना पड़ेगा मेरा भारत महान। किस भारत की बात करते हैं ये? वो उस भारत की बात करते हैं जिसे ये परतंत्र रखना चाहते थे। ये उस भारत माता की पूजा करने की कोशिश करते हैं जिस भारत माता की गुलामी की बेड़ियां ये टूटने नहीं देना चाहते थे। ये उस वंदे मातरम की बात करते हैं जिसके खिलाफ थे। आरएसएस और आरएसएस से निकले ये जितने बीजेपी और बजरंग दल और ABVP और जितने भी हैं, ये उस वंदे मातरम के खिलाफ थे, क्योंकि वंदे मातरम उस संस्था से आया, देश में आया जो अंग्रेजों को भगाना चाहता था। और ये आरएसएस, हेडगेवार और गोलवारकर की चलाई कंपनी उन अंग्रेजों के पैर पकड़ के चरण वंदना करते थे कि मत जाओ। तो ये असलियत है, ये हकीकत है। इसके खिलाफ आज की तारीख में कितना ही प्रोपागेंडा मचा दिया जाए, देशद्रोही तो यही निकलेंगे, हम लोग नहीं। हम तो सच्चाई बयान करते हैं जो है। कोई न्यायालय आज की तारीख में हमसे ये नहीं कह सकता कि आरएसएस जो है वो अंग्रेजों के दोस्त नहीं थे, हिंदू महासभा अंग्रेजों की दोस्त नहीं थी। क्या ये कोई न्यायालय भी कह सकता है? हमसे नहीं कह सकता। ये फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है। पर ये जरूर है कि ये आज की तारीख में भी अपने राजनीतिक पूर्वजों के सपनों को संजोए हैं और इस देश को तोड़ने के लिए हर मक्कम कोशिश कर रहे हैं। और इनके पास इतना टोटा है अपने नायकों का, हीरोज का, कि उन्हीं अपराधियों को, जिनको अपराधी कहना चाहिए, जो महात्मा गांधी की असैसिनेशन में जिनका नाम था बाद में हटवाया गया, उन लोगों को झाड़ पोंछ करके नया कलेवर दे करके नया बायोडाटा उनका पेश कर रहे हैं देश के सामने कि वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। और उनके जेल को उन्होंने स्मारक बनाया जिस जेल में वो रहते। अरे भाई, आपने ये सब कुछ नहीं किया था, आपने बार बार माफ़िया मांगी थी। मगर खैर, ये दौर है जहाँ पर उनको आज़ादी है कि वो किताबें लिखें। अभी आपने जब कहा कि हिंदू मुसलमान आपस में असलियत में नहीं भिड़े हुए, मैं
जब इस तरह की बात हम लोग करते हैं ना, कुछ लोग आके नीचे लिखेंगे कमेंट्स में कि आप किसी मुस्लिम बहुल इलाके में रहिए, किसी मुस्लिम क्षेत्र में रहिए जाके, तब आपको असलियत पता चलेगी। जी। जबकि मैं जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में रहती हूँ, और मेरे इस पूरी गली में और इस पूरे इलाके में हिंदू मुसलमान ना सिर्फ बराबरी के एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस जो हमारी पूरी इकॉनमी है, जो यहाँ पर जो होटल्स हैं, जो यहाँ वो कारों का कारोबार होता है, स्पेयर पार्ट्स का कारोबार होता है, जो कुछ काम है वो सारे हिंदू ही आते हैं, वही यहाँ आके बैठते हैं, उठते हैं और एंजॉय करते हैं, जाते हैं। और ये लोग, इन लोग कैसे बोल देते हैं कि आप हिंदू इलाके में, मुस्लिम इलाके में रहिए तो पता चलेगा। चलिए, आशा करते हैं कि ऐसा कोई कमेंट आए जैसा आपने कहा, कि जिसमें कहें कि भाई मुस्लिम इलाके में जाके देखो, रहो, पता चलेगा। उन कमेंट्री करने वालों से मेरी एक दरख्वास्त है, कभी एक ऐसे हिंदू मोहल्ले में जाके देखो जहाँ ब्राह्मण से लेके दलित तक सब साथ रहते हैं। ऐसा नहीं होता। अरे मैं मोहल्ला यही है ही तो नहीं चाहता ऐसा। हूं। नहीं बनाए। मुसलमानों की सोसाइटी और एरिया के बारे में बात करने से पहले ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, जहां ग्राउंड फ्लोर पे ब्राह्मण रहता हो और फर्स्ट फ्लोर पे कोई दलित रहता हो। कोशिश करके देख लें। मैं तो यह गारंटी कहता हूं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, खास करके यहाँ बड़ा चलता है मामला ये। एक बिल्डिंग बनाइए जिसके अंदर बेडरूम के फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड सब एक के ऊपर एक हो, सारे फ्लैट्स की डिज़ाइन एक हो, किचन के ऊपर किचन, किचन के ऊपर किचन, बेडरूम के ऊपर बेडरूम, ड्राइंग रूम के ऊपर, और जो लैट्रीन है वो भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक होनी चाहिए। और उसमें ग्राउंड फ्लोर पे ब्राह्मण रखो, ऊपर दलित रखो, देखो ब्राह्मण वहां जी सकता है कि नहीं, क्योंकि लैट्रीन ऊपर वाली जो है वो दलित इस्तेमाल कर रहा होगा। गारंटी कहता हूं, मुसलमानों की बात करने से पहले हिंदू अगर हमारे जैसे अपने गिरेबान में झांक लेना, तो आईना देख के आईना तोड़ दें, क्योंकि खुद के मुंह पे तमाचा मारने की तो हिम्मत नहीं होगी ऐसे लोगों की। कहने का मेरा मतलब बहुत साफ है कि इस देश में हिंदू मुसलमान वाद आज की तारीख में 90% से ज्यादा लोगों के जहन में है ही नहीं। अगर होता, मेरी शायद आपसे ही एक बार मुलाकात और बात के अंदर मैंने कहा था कि अगर अब्दुल चला जाता तो यहाँ तो पंचर कौन लगाता, मुर्गा और बकरा कौन खिलाता। कहने का मतलब ये है, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टोरी। राजनेता अपने फायदे के लिए ये करते हैं। कहीं आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मांस मच्छी ना खाने की बातें करते हैं, और वहीं बिहार और बंगाल में खुद मछली हाथ में लिए और खा के मंगल को खाते हैं। तो देखिए, ये सब जो हो रहा है, ये मेरे ख्याल से, ये कहा जाए मेरे अपने ओपिनियन से, तो ये इस ठोक तंत्र का अंत है। लोगों को लगता है अब तो इतना हावी हो गई है बीजेपी और मोदी का, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, न्यायालय पे इतना कंट्रोल हो गया है कि अब कोई अंत नहीं होगा। अब तो यही 10,000 साल तक बीजेपी रहने वाली है। लेकिन ये मॉडर्न एरा ऑफ सिविलाइजेशन जो है, इसके कुछ नियम ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैं। यहाँ जब आप गेंद हवा में उछालते हैं तो वो जितनी हाइट पकड़ सकती है वहां तक जब पहुंच जाती है, तो उसके बाद उसी वेग से नीचे गिरती है। अब जो आप इस समाज में इन राजनीतिक दलों की हालत देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या क्षेत्रीय दल हो, अब ये अनकंट्रोल्ड मिसाइल्स बन गए। स्पेशली बीजेपी अपनी हर उस बात से हट चुकी है जो कह के और करके आज से 1 दशक पहले केंद्र में आई थी और कई राज्यों में बीच बीच में शासन में आई है। उसने बिल्कुल, क्षमा चाहूंगा, उसका रूप अपना लिया है जो आने वाले हर ग्राहक के साथ उसी की भाषा में बात करने लगती है। ये हो गई है भारतीय जनता पार्टी। ये बंगाल में मछली खाएगी, ये गोवा में बीफ सप्लाई कर्नाटका से पूरा करेगी, ये केरल में बीफ सप्लाई करेगी, भले ही पावर में आए चाहे ना आए, ये असम में मिथुन बोल देगी,
और हो सकता है यूपी में चक्रवर्ती बोल दे। यानी अब इसका कुछ भी लॉजिकल, कई लोगों को मेरी बातों से लॉजिकल समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इनकी खुद की बातों में कोई लॉजिक नहीं है। ये अब प्रांतवादी हो गए हैं। जो क्षेत्रीय दल होते हैं ये अब खुद हो गए हैं, नाम एक ही है। अर्थात अब ये हेल्पलेस हो रहे हैं। अब इनके पास इस देश को चलाने की कोई भी लॉजिक, ताकत, काबिलियत तो पहले भी नहीं थी, अब बची नहीं है। अब ये विघटन पे जाएंगे। अब ये अपना वो उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करेंगे, भागते भूत की लंगोट ही सही, किसी तरह ये कोशिश करेंगे कि इस देश में विघटन हो। 10 सालों से लोग कहते आए हैं संविधान बदल देंगे, ये लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे। वो सब नहीं कर सकते। 90% हिंदू जनता वाले तमिलनाडु में बीजेपी फेंक दिया जाता है इलेक्शंस में, इसलिए वो नहीं कर सकते। ये एक ही चीज कर सकते हैं जो इतिहास गवाह है पूरी दुनिया में, कि जब कोई डिक्टेटर होता है, जब कोई तानाशाह होता है, जब उसका अंत आ रहा होता है, तो वो अपने ही लोगों का सबसे ज्यादा बुरा करता है। आपको क्या लगता है, बंगाल इलेक्शंस हुए, अब हमने देखा किस तरह का ये अफरा तफरी है। लोग अब ये कहते हैं, ख़ासकर जो इस सरकार के समर्थक हैं, कि अब पूरे देश में और सब जगह जितने भी प्रमुख राज्य हैं उन सब जगह बीजेपी आ गई है, अब ये मुकम्मल हो रहा है। इस दौर में सामाजिक सद्भाव और सामाजिक जो कहना चाहिए कि आपस का की भलमनसाहत है, वो कितनी देर तक बनी रहेगी? क्योंकि बहुत नाम ले करके एक दूसरे समुदायों के ऊपर बातें हो रही हैं, और ये गड़ासे ले करके, तलवारें लेकर, आपने देखा कितने बड़े बड़े तलवारें बरामद हो रही हैं ऐसी जगहों से जहाँ उम्मीद भी नहीं थी। तो ये जो तलवारें कहीं बनाई जा रही हैं और बांटी जा रही हैं, गड़ासे कहीं, और वो युवा भी निकल रहे हैं लेकर के, आगजनी हो रही है। बीते 10 सालों में जब कभी भी कोई बड़ा राज्य बीजेपी जीतती है तो उनके समर्थक आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं। उसके बाद वो सोशल मीडिया टॉक खत्म हो जाता है, मीडिया के डिबेट्स खत्म हो जाते हैं। वो सिर्फ उतने ही एक्साइटमेंट जो कहा जाता है वो 2-4 हफ्ते का रहता है। लेकिन इनका ये जो इस समय 2026 में कहना ये है कि हम काबिज हो गए हैं उत्तर भारत में, पूरब भारत में, पश्चिम भारत में, तो अब इसमें सवाल ये नहीं है कि ये जनता का मूड है या जय बाबा ज्ञानेश जैसे लोगों का कर्म है। क्योंकि अगर ये जनता का मूड होता तो इन लोगों को ना तो इतनी ज्ञानेश जी के साथ मिलकर के मीटिंग्स करनी पड़ती, और ना ही चुनाव आयोग को इतनी मेहनत करके, इतनी सिक्योरिटी लगा करके, इतना घाल मेल करके चुनाव जिताना पड़ता। मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग हो, न्यायालय हो, और जितनी संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई, पुलिस, ईडी, ये सरकार के वश में रहती हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं न्यायालय भी रहता है। तो ये चीजें बड़ी नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, आज भी है। अर्थात ये पब्लिक मूड नहीं है। अर्थात सोशल मीडिया और मीडिया पे दिखाए कुछ क्लिप्स से, या कॉल सेंटर में बिठा करके बीजेपी जो अपने आईडीज चलाती है, अकाउंट चलाती है, हैंडल चलाती है, उसको ही सच्चाई मान लेना, ये हमारी भूल है। असलियत ये है कि अब जब ये चरम पे आ गई है इनकी, इसके आगे इनके पास कोई जाने का रास्ता नहीं है, तो अब इस ठोक तंत्र को बंद करना होगा। और लोकतंत्र के बाद, ठोक तंत्र के बाद आगे सिर्फ 2-3 चीजें होती हैं। हर देश का यही हुआ है। जब कभी भी इस तरीके का ठोक तंत्र कहीं भी चला है तो उसके बाद या तो पब्लिक अनरेस्ट हुआ है, सिविल वॉर का शब्द मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं ना चाहूंगा, लेकिन पब्लिक अनरेस्ट जब होता है, अच्छे अच्छे राजाओं, शासकों, सरकारों को उखाड़ के फेंक देता है। ऐसा नहीं है कि देश में हमारे कोई नपुंसक जीते हैं। दूसरा, एक्सटर्नल प्रेशर्स आता है। जब किसी भी देश में बहुत ज्यादा इंटरनल इश्यूज, फ्रिक्शन, घर्षण शुरू हो जाता है दो अलग सोच के बीच में, ये एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड फोर्सेस आपके देश की इकॉनमी खराब कर देते हैं और अच्छी भली
ऐसी नालायक सरकारों को उड़ा देते हैं। ये रहा है। इसके उपरांत भी एक चीज़ होती है जो हमारी सरकार ना भूले कि इकॉनमी जब डाउन होती है, घर टूटता है, देश टूटता है, लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग आज भी इस देश में हैं जो देश नहीं टूटने देंगे। अगर ऐसे हालात आता है, अपने प्राणों को न्यौछावर करके ऐसी सरकारों को भगाएंगे। अंतिम बात, और ये इतिहास बता रहा हूं पूरी दुनिया का, भारत का मिला के, आज़ाद भारत का नहीं, उससे पहले का और उससे पहले के बाकी के देशों का, और आज भी कई देशों का ये उदाहरण है। हमारी फौज में स्प्लिट पैदा हो जाता है। जो चीज़ जयप्रकाश नारायण ने करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी को पता था स्प्लिट पैदा हो जाएगी, क्योंकि जब सेना के अंदर अति जब हो जाता है तो सेना में स्प्लिट हो जाता है। कई देशों में हुआ है, अभी मॉडर्न एरा में हुआ है, इतिहास में हुआ है, हमारे देश में भी हो सकता था। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने यही किया था। तो ये क्या गारंटी है कि आगे नहीं हो सकता? इतना ही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट्स में बैठे लोगों को, चाहे राज्य की गवर्नमेंट्स हो चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो, आप अपना भला करने के नाम पे, अपने पैसे कमाने के नाम पे, अपने पार्टियों के लाभ के नाम पे देश और जनता को ना तो मूर्ख समझें और ना इतना दबाएं कि जब प्रेशर कुकर की सीटी दबाओगे तो सेफ्टी वॉल्व फट जाएगा, और वो भी दबाओगे तो कुकर फट जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि सीटी भी उन्होंने दबाई है, सेफ्टी वॉल्व पे भी पैर उन्होंने रखा है, आग भी उन्होंने लगाई है, अंदर पानी भी उबल रहा है। ये उन्हें पता है। हम और आप अटकलें लगा सकते हैं, आम जनता अटकल लगा सकती है, लेकिन जो खाना बना रहा है उसे पता है ना कितनी देर में चावल बनेंगे, उसे पता है कि उसने सेफ्टी वॉल पे पैर रखा है, उसे पता है कि उसने हर चीज़ को अंडर प्रेशर कर रखा है, उसे पता है कुकर फटेगा। इस सवाल का जवाब वही दे सकता है। भारत में जिस तरह की गैर बराबरी है समाज के अंदर, आर्थिक गैर बराबरी, आपको लगता है कि ये गैर बराबरी अपने आप में इस्तेमाल हो रही है सियासत में? क्योंकि अगर ये लोग अच्छे हालात में होते आर्थिक तौर पे, तो ये सड़कों पर इस तरह नंगी तलवारें लेके नहीं निकल रहे होते। क्या लगता है ये गरीबी इस्तेमाल की जा रही है? ऑटोमेटिक है ना। देखिए, तो ये बनी रहेगी, फिर तो इसको कोई ख़त्म नहीं करेगा। इसी को माओवाद कहते हैं। पीपल हैव नॉट रेड थिंग्स कि भाई माओइस्ट बिहेवियर क्या है, माओवादी बिहेवियर क्या है, जो ये बीजेपी वहाँ से सीख के आई है और हमारे पे इम्प्लीमेंट कर रही है। आपको गरीब रखेंगे, आपको भूखा रखेंगे, आपको अपने सम्मोहन में रखेंगे, जो कहा जाएगा वो करेंगे, तलवार निकालो, मारकाट करो। डे टू डे लाइफ में इन युवाओं का हाई पॉइंट ही यही है कि इनको नशा कराया गया और इनसे नारे लगवाए गए और इनसे हमले कराए गए। मुझे वो बात तो समझ में आती है कि ये इनसे करवाया गया, लेकिन इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इसके बाद क्या होगा। इन लोगों को लगता है, देखिए, कानून, पुलिस, अब ये सब कहाँ होता है? पुलिस खड़ी रहती है, हो रहा होता है। इन लोगों की मदद करती है, या कम से कम खड़ी रहती है। हाँ। तो इसके बाद क्या होगा? एवरीथिंग हैज़ अ फॉलो अप, एवरीथिंग हैज़ अ फ्यूचर। इसके बाद फिर आप अनरेस्ट पैदा करोगे, फिर जो बाकी देश के लोग हैं फिर खड़े होकर के इनके साथ वो करेंगे जो ये कर रहे हैं। अनरेस्ट होगा, सिविल वॉर नहीं होगा। सिविल वॉर की रीजनिंग अलग होती है, लेकिन फिर मारकाट होगी। हारेगा कौन? आम जनता नहीं हारती। आम जनता की संख्या बहुत बड़ी होती है। जिसके साथ पुलिस है वो जीतेगी, पुलिस से ही चल रहा है, वो भी मार खाएगी। माफ करिएगा, दुनिया का इतिहास है जहां पुलिस, सेना और आम जनता में से कुछ वो सिलेक्टिव ग्रुप, जब उन्होंने देश की जनसंख्या और जनता पे अगर आक्रमण किया है तो वो हारे हैं, जनता जीती है। सारी दुनिया में जो चल रहा है और उसका असर हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ा है, और हमारे देश में जो चल रहा है, आपसी नफरत इतनी बढ़ रही है, बहुत दिल घबराता है। सच्ची बात यह है। बहरहाल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया।